केजी फेल, ठीक है, फर्स्ट फेल, सेकंड फेल, थर्ड फेल, फोर्थ फेल, फिफ्थ फेल, सिक्स फेल, सेवन्थ फेल, एट्थ फेल। तो 8वीं क्लास तक भाई साहब लगातार फेल। ठीक है, हरियाणा के किसी मिनिस्टर के ऊपर 10वीं पास मूवी बनी थी, मेरे ऊपर 9वीं पास बनेगी। मुझे ऐसा लगता है। तो जब तक ऊपर वाला लात नहीं मारता, किक नहीं मारता, तब तक मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। आपकी जो सर जी के साथ शादी हुई थी वो एक्चुअल में लव मैरिज थी, बट दिखाया गया था अरेंज मैरिज। तो जरा इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। मत पाओगे तुम, ये लाइव जाएगी वीडियो, मम्मी पापा मारेंगे बहुत। फिर उन्होंने बोला कि आप वीडियो हर जगह से हटवा दो, हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। वो 5 करोड़ रुपए आपको किस चीज के लिए दिए जा रहे हैं ना, वो भी देखो ना आप। जी। वो आप किसी के पिताजी के मौत का सौदा कर रहे हो। मैंने खुले मतलब बिल्कुल ऑनलाइन बोल दिया, मतलब इतने गट्स किसी के नहीं थे वहां पे। मैं सीधा बोल देती थी, मैंने कहा भाई आज से बाद में इस घटिया कंपनी में मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ। ये जो करोड़ों की कंपनी है ना, ये टीचर को ऐसा पागल बना देती है ना कि ये बंदा अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। मैंने बोला पापा 2 महीने हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई है, और चलो कुम चलेंगे। मतलब इट इज अ वेरी इमोशनल पॉइंट फॉर मी, वेरी इमोशनल पॉइंट फॉर मी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा ही कमाल धमाल बेमिसाल होने वाला है, क्योंकि हमारे गेस्ट ही वैसे हैं। देखो यार, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा कि मारी छोरी क्या छोरों से कम है। इफ दिस डायलॉग हैड अ फेस, तो वो कैसे दिखते? तो वो हमारे गेस्ट की तरह दिखते। उनका एक यूट्यूब चैनल है, साइंस पढ़ाते हैं, और उस चैनल पे कुछ ही दिनों में 5 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार होने वाला है। बच्चों का बहुत ज्यादा प्यार है इन पे, जिस तरीके से सिखाते हैं वो यहां नहीं जाता, वो यहां जाता है, और जो यहां जाता है वो लंबे समय तक टिकता है। तो अब मैं बिना किसी देरी के स्वागत करना चाहूंगा हमारे धाकड़ दबंग मैम प्रिया मैम का। थैंक यू सो मच सर, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया, और आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद और बढ़िया महसूस कर रहे हैं। वैसे काफी बातें हमारी हो चुकी है जो कैमरे के पीछे हो चुकी है, लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं है, लेकिन पता लगने वाली है। ठीक है, जब सर मुझे रिसीव करने आए थे तब काफी चटपटी बातें हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बात कर रही हूँ, तो ये सब झूठ वूठ है। ठीक है कि भाई मैं पहली बार मिला हूँ, ठीक है, वो मुझे रिसीव करने आए थे, मेरी बात हो चुकी है सारी की सारी। देखिए, कच्चे चिट्टे खुलना अभी से शुरू हो गया है। मेरे से शुरू हुआ है। अब और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, फील्ड के मास्टर है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कच्चे चिट्टे उनके भी खुलने वाले हैं। मैम आज हमारे साथ आ चुकी। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैम आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत अपने बारे में, कि आप कहाँ से हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफ में कुछ बताइए। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं यूपी से हूँ, और यूपी में वेस्ट यूपी से, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है। तो उसमें वेस्ट यूपी जो हमारा जो जिला पड़ता है वो बागपत पड़ता है, मुजफ्फरनगर वाला। और बहुत लोग इस इलाके को किसान आंदोलन से बहुत ज़्यादा रिलेट भी करते हैं, तो वहाँ से समझ जाएंगे कि पूरी इंडिया में जो शुरू हुआ था वो वहीं से ही हुआ था। ठीक है, और एक काफ़ी बड़ा आंदोलन भी रहा था, इसलिए काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा है। तो मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, वहीं मेरी पैदाइश हुई। फिर मेरी कुछ जो अपनी 10th तक की पढ़ाई है वहीं पे हुई। फिर अपना 11th-12th ग्रेटर नोएडा में हुआ, और फिर देन कॉलेज हुआ, फिर देन पोस्ट ग्रेजुएशन हुई फिजिक्स में। तो यहाँ तक लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी। और उसके बाद काफी ऐसी चीजें हैं, अगर मैं बताऊंगी यार तुम लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, बताती नहीं हूँ। नहीं, क्या बता दूं? वो तो हम पूछने वाले हैं। ऐसे बोर नहीं होते हम इन मुद्दों पे, तो ऐसे एकदम आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं कि यार कब पता चले क्या। अच्छा, सबसे जो मैं बड़ी बात बताऊंगी ना, कुछ लोग ना आलसी पैदा होते हैं, और उनमें से मैं एक हूँ। मुझे ना हर बार ना, जैसे एक मूवी देखी आपने सलमान खान की, किक नहीं मिल रही, किक नहीं मिल रही, तो जब तक ऊपर वाला लात नहीं मारता, किक नहीं मारता, तब तक मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ऐसे ही बचपन में होता था। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि जिसका आज 5 लाख का चैनल होने वाला है, जो जिससे बच्चे साइंस पढ़ते हैं और दिल से पढ़ते हैं मुझसे, और मैं डांटती भी बहुत ज्यादा हूँ, समझाती भी हूँ। काफी बच्चे सिलेक्टेड भी हो चुके हैं, आईएएस है, पीसीएस है। मतलब आप ये देखिएगा, मैं साइंस पढ़ाती हूँ हर एक एग्जाम का। यूपीएससी का मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाती हूँ, पीसीएस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाती हूँ, और जो आपके नॉर्मल गवर्नमेंट के वनडे एग्जाम होते हैं उसमें साइंस पढ़ाती हूँ। बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड है, लेकिन मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था कि कभी मैं खुद पढ़ाऊंगी जिसको खुद पढ़ना नहीं आता था। तो सबसे पहली बात तो बता देती हूँ, शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कभी किसी क्लास में भाई फेल हुआ हो। हर कोई एक ना एक क्लास में फेल होता है, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं होगा जो परमानेंटली बचपन से ही फेल हो रहा हो। ठीक है, केजी फेल, ठीक है, फर्स्ट फेल, सेकंड फेल, थर्ड फेल, फोर्थ फेल, फिफ्थ फेल, सिक्स फेल, सेवन्थ फेल, एट्थ फेल। तो 8वीं क्लास तक भाई साहब लगातार फेल। अब मेरे दादाजी कहे
मेरे पिताजी को, भाई इसको तो दहेज देना पड़ेगा क्योंकि इसकी तो 10वीं बहुत मुश्किल से होगी, तो अब इसकी 10वीं मुश्किल से होगी। और भाई जो मतलब वो उस टाइम पे ये सोचते थे कि भाई अगर पढ़ाई वढ़ाई कम होगी दहेज वेज ज़्यादा देना पड़ेगा, कौन शादी करेगा भाई जब जिसकी 10th भी पास नहीं होगी। तो उनके दिमाग में मतलब ऐसा एक थॉट चलता था। एंड सडन ऑफ द टाइम मेरे साथ में कुछ मतलब ऐसी घटना घटी जिससे मेरे को पता नहीं अंदर से एक ऐसा खतरनाक मोटिवेशन, और उस दिन की जो चिंगारी है ना वो आज तक नहीं थमी है। कि नहीं मेरे को कुछ नया सीखना है, मेरे को किसी से पीछे ही नहीं रहना है कभी भी। मतलब ये चिंगारी जो वहां से स्टार्ट हुई है वो आज तक खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे ही एक केस हुआ था, होता है ना गली मोहल्ले के कुछ बच्चे होते हैं जिनसे कंपटीशन होता है, तो एक कई बार बोलते हैं ना कि माँ बाप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो मेरे माँ बाप किसी से ऐसे कंपैरिजन नहीं करते थे, लेकिन पड़ोसी होते हैं ना वो बीच में टांग अड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे एक पड़ोसी थे भाई, और उनकी बेटी थी तो उनसे कंपैरिजन करती थी, नाम नहीं लूंगी मैं, मोहल्ले वाले समझ जाएंगे पर ठीक है। तो उनकी एक बेटी थी, तो मेरे सर एक टेस्ट हुआ था जिसमें 25 में से 2 नंबर आए थे। एंड होता है ना कुछ औरतों की वो तिगड़ी जमती है मोहल्ले के अंदर, तो ऐसे कम से कम 15-13 औरतें बैठी थी। तो वो मेरे पास में आई, उसने कहा कि मुझे तेरी कॉपी चाहिए और कुछ काम करना है। मैंने दे दी, और सबसे मतलब बिल्कुल बेवकूफ क्लास में, मतलब जैसे होता है ना एक सेंस लगा ली भाई क्यों लेके जा रही है। हाँ। नहीं, तो मैंने दे दी, और वो वहां जाके उसकी मम्मी और वो ऐसे दिखाते, देखो इसके 25 से 2 नंबर आए हैं, ये फलाने की लड़की है। हाँ। और लिटरली वहां पे भी एक ऐसी लेडी थी जो मेरी मम्मी की दोस्त थी। एंड देन वो पूरे मोहल्ले में की बात है तो कहीं ना कहीं तो बोलते हैं औरतों में पता ही लग जाती है, तो वो मम्मी के पास आती है और मम्मी को बताती है भाई ऐसे ऐसे आज सीन हुआ है, और बहुत हंसी उड़ाई गई है इसकी। तो मम्मी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन मैंने मम्मी को वो दुख और वो आंसू फील करते हुए देख लिया था। जी जी। तो फिर वो बोलते ना मैं बहुत फिल्मी टाइप हूँ, मैंने दिल में शोले जला लिया। मैंने कहा बेटा अब तू देख। हाँ। अब मैंने जो रात दिन पढ़ाई करनी शुरू की, और मैं बताती हूँ, एक लाइन है, लाइट इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन। वो मेरे जीवन की ऐसी पहली लाइन थी जो मैंने याद की थी। मैंने आज तक कुछ याद नहीं किया भाई, हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल, मैथ्स में फेल, साइंस में फेल, किसी सब्जेक्ट में पास नहीं थी मैं। हाँ। 8 तक। हाँ। और वो पहली लाइन थी, मैंने जो बैठ के ऐसे पढ़ी, और भाई 12 बजे से सुबह के 4 बज गए थे, वो एक लाइन याद हुई थी। मैंने बोला भैया बहुत बड़ा पंगा ले लिया, तो 4 घंटे में एक लाइन हुई है, कैसे याद होगी। हाँ। तो फिर सर एक ना मुझे एक कबीर का दोहा याद है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पे बढ़त निशान। एक वो दोहा मेरे को याद था, तो जब भी मेरे को ना डिफिकल्टी आती थी मैं इसको याद करती थी। तो रस्सी आवत जावत है सिल पे पड़त निशान, यानी प्रैक्टिस। तो मेरे को समझ में आया कि यार मेरे को ना लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जो मैं पढ़ाई में कमजोर हूं ना, तो जब मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करूंगी वो सही हो जाएगा। तो मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी शुरू की। यू डोंट बिलीव सर, एक कॉपी में 2 दिन में भर देती थी। इतना प्रैक्टिस करती थी, इतना मैंने प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद मतलब मैंने सबसे पहली क्लास जो पास की अपनी लाइफ में वो मेरी 9th थी। अच्छा। ठीक है, हरियाणा के किसी मिनिस्टर के ऊपर 10वीं पास मूवी बनी थी, मेरे ऊपर 9वीं पास बनेगी मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने पहली क्लास जो थी सर 9th पास की, और 9th क्लास पास की, एंड मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब तो ठीक है। तो मम्मी पापा ने कहा 10th में थोड़ा सा तैयारी कर लो। फिर मैंने 10th में पढ़ा और मैंने बोर्ड पास कर लिया। भाई साहब घर वाले ऐसे पागल हो रहे थे, 90% आ गई हूँ। कितने? ठीक है 65 आए थे। लेकिन मेरे लिए वो एक वो था, वो मेरे लिए था कि भाई हाँ चलो 65 आए हैं, इट्स गुड, मतलब मेरे लिए ठीक है, मैंने 65 लेके आई हूँ मैं। सर हिंदी में 50 मार्क्स आए थे, नहीं तो 70 हो जाते। बिल्कुल। तो हिंदी थोड़ी सी वीक थी, थोड़ी सी लिखने में मात्राएं मिस्टेक होती थी भाई, जिसको याद करना नहीं होता था, तो समथिंग हिंदी में ऐसा था मात्रा मिस्टेक में नंबर काट दिए थे मेरे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने माँ बाप को कहा देखो मेरे को जाना है बाहर, मेरे को अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। एंड मैं ग्रेटर नोएडा, दिल्ली में ही जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा सुना होगा, वहाँ पे मैं चली गई। और वहाँ पे मुझे सर बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले, इतने अच्छे मेंटोर मिले मुझे कि मतलब जो आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो जो मेरे 11th-12th में जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है उन्हीं की वजह से है मेरे अंदर। और मैंने वहाँ स्टडी किया, कोई ऐसा ट्यूशन या कोई ट्यूटर नहीं लगाया, सेल्फ स्टडी करती थी, फैकल्टीज से पूछती थी, वो मुझे बताते थे। और वही सेम सिनेरियो। तो सर मैं यहाँ से लेके मेरी ऊपर की दीवार तक कॉपियों की लाइन लग जाती थी, ऐसे करके लिखते ऐसे लाइन ऐसे करके यहाँ तक लाइन लग जाती थी। तो मतलब ये मेरा था कि भाई कितनी प्रैक्टिस कर ली। ऐसे करके मैंने फिजिक्स की सारी डेरिवेशंस को बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया था। एक हमारे मनीष सर थे, मैंने सर कहते फिजिक्स ऐसी पढ़ो कि उंगलियों पे नाचे। तो मतलब जैसे दीवार है सामने, ब्लैंक दीवार है, ऐसे डेरिवेशन चलती थी मेरे दिमाग में कि ये ऐसे है, एक्स है, ये एक्स है, फलाना ढिमकाना, ऐसे चलती थी। अब तो काफी लंबा टाइम हो गया। तो फिर ऐसे करके
और मैंने फिर अपना 78% मार्क्स लिया 12th में जी PCM से, जिसको कुछ नहीं आता था। और मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। तो देन आई गो फॉर ग्रेजुएशन की, चलो ठीक है BSc करते हैं। फिर वहाँ पे लाइफ फिर रुक गई एक बार फिर रुक गई, मतलब फिर वो कॉलेज की मौज मस्ती, कुछ समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे। कॉलेज के 3rd ईयर में इलेक्शन लड़ा ऐसे ही कॉलेज वालेज का, काफ़ी लंबा हो गया है सारा का सारा सिनेरियो। उसके बाद मुझे लगा नहीं यार प्रिया, ये लाइफ नहीं है तुझे तो लाइफ में। खैर मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती रहती थी, उस टाइम पे भी पढ़ाती थी। उस टाइम पे 11th 12th और IIT वालों को पढ़ाती थी मैं, जब मैं कॉलेज में थी। जी और मतलब बच्चे आते थे कि भाई जो पढ़ाती है वो याद हो जाता है, पर शुरू से ही बच्चे कहते हैं जो पढ़ाती है याद होता है। मेरा पहला स्टूडेंट मेरे ही टीचर का बेटा था, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया था। विवेक सर थे, उन्होंने एनकरेज किया था। मेरी लाइफ के 2 टीचर बहुत बड़े मेंटोर रहे हैं। एक मेरे विवेक सर बहुत अच्छे मेंटोर रहे हैं, और एक मेरे मनीष सर। विवेक सर जो स्कूल टाइम पे 9th 10th में जिन्होंने मुझे पुश किया था कि बेटा नहीं तू कर सकती है। और मनीष सर जो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे, और फिजिक्स से प्यार भी मेरा मतलब वहीं से हुआ था। वैसे मुझे लोग जानते हैं आज कि ये बायो बहुत अच्छा पढ़ाती है, बट मेरा फिजिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा है शुरू से। तो फिर क्या हुआ कि नहीं, मैंने कहा यार सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। मैंने कहा पापा मुखर्जी नगर भेज दो, तो आपको पता है मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर हब है, तो तैयारी वारी करनी शुरू करी। तो 20 साल के एग्जाम, 20 साल की उम्र में मैंने 4 से लेके 5 एग्जाम फोड़ दिए। उसके बाद जब एग्जाम हो गए तो मैंने कहा यार सरकारी, मतलब देखिए यार बुरा मत मानना, मैं तैयारी करवाती हूँ। नहीं, अपन को पैसा कमाना है, ठीक है। सैलरी जो गवर्नमेंट जॉब वाले की होती है वो नॉर्मल होती है, अच्छी होती है सबके लिए, एक फैमिली चलाने के लिए अच्छी होती है। पर नहीं, मैंने बहुत टाइम बाद मेरी आंखें खुली तो वो एक आग जली हुई थी। नहीं, अपन पढ़ाने में सही पैसा है कि उस टाइम वहां पे सर टीचर बहुत पैसा कूट रहे थे। तो उन्हें देख के ऐसा लगता था, मैंने कहा ये टीचर पढ़ाते हैं इतना पैसा कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी में क्या है। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इन 4-5 एग्जाम में जो मेरे को ज्वाइन करना था वो SSC CGL ज्वाइन करना था, कि पहले CGL ज्वाइन कर लेती फिर बाकी देख लूंगी मैं। तो उसमें क्या था कि मेरा मेंस में रोल नंबर गलत हो गया था और पूरे मार्क्स 0 हो गए थे। नहीं तो आज मेरे को बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती, क्योंकि मेरे नंबर बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने दोबारा अटेम्प्ट नहीं दिया, मैं पलट के नहीं देखती। मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी डिसीजन लेती हूँ। हाँ, अब वो गलत होगा या सही होगा वो बाद में देखेंगे, पहले डिसीजन ले लो भाई तुम। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और मैं अपना पढ़ाती चली गई, अपना बढ़िया स्थिति सब बढ़िया चल रही थी। शादी वादी हो गई, ठीक है। उसके बाद शादी के बाद ऑफलाइन तब तक कोचिंग था। फिर मैं प्रेग्नेंट थी, और 8-9 मंथ प्रेग्नेंट थी मैं, बेटी है अभी मेरी एक। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि जो पेट है वो बहुत बड़ा हो गया है, और कई बार क्या होता है आप थोड़े से ना शाई होते हो बच्चों के सामने जाते हुए। तो 8-9 मंथ में अब पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, तो मुझे लगा कि मैंने कहा यार अब ऑफलाइन तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, और पढ़ाना मुझे है ही, ठीक है, ये मेरा पैशन था, ठीक है। उसके बाद में पैशन इसलिए था कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे जैसे पता नहीं शायद कितने बच्चे हैं, एक ये भी रीजन था मेरे पढ़ाने का। मेरे जैसे यार शायद मेरे से बदतर भी पता नहीं कितने बच्चे होंगे ऐसे, ठीक है, जो मेरे से भी बदतर होंगे, जो गालियां सुनते होंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन में आ जाती हूँ, उसमें क्या होगा इतना हिस्सा दिखेगा। सर यू डोंट बिलीव कि लिटरली 8-9 मंथ में मेरे को है ना सांस नहीं आता था, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल को उस टाइम पे। तो क्या होता है कि पसीना आता रहता था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा घबराहट भी होती थी। फिर 2 मिनट बैठ जाते थे, फिर पढ़ाते थे, और बच्चों को पता ही नहीं था। जब मैं लास्ट टाइम आया तो मैंने बोला बच्चों मेरी डिलीवरी होने वाली है। बच्चे बोले व्हाट मैंने कहा बच्चों डिलीवरी होने वाली है 9th मंथ है, क्योंकि इतना हिस्सा दिखता था तो पेट नहीं दिखता था। उस टाइम में पतली भी बहुत थी, तो पता ही नहीं लगा कभी किसी को कि मैं प्रेग्नेंट भी थी। तो फिर जैसे बेबी डिलीवर किया, तो क्या होता है कोई भी फीमेल हो, एक बच्चा होने के बाद हर एक फीमेल का जो करियर होता है, जो जॉब करियर होता है सर, वो रुक जाता है, कोई भी फीमेल हो जी। और वो रुक इसलिए जाता है कि हाँ, क्योंकि भाई वो एक बच्चा है, उसे अपने माँ की जरूरत है, और वो अगर अपने करियर को त्याग भी देते कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप मतलब जीवन जीते ही किस लिए हो, आप एक टाइम पे आने के बाद अपने बच्चों के लिए ही जीते हो। तो 2 से लेके 3 महीने हो गए, और मेरे मम्मी पापा कहते हैं बेटा तुम लोग को तुमको पढ़ाया है, लिखाया है, तुम्हें काम करने के लिए पढ़ाया है, ये काम हमारा है, हम करेंगे, बच्चों को हम पालेंगे, तुम करो काम। तो मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो मेरा 3 महीने हुए थे। तो एक कंपनी है हमारा उजाला, तो उन्होंने अपना कुछ सेटअप खोला था,
तो वहाँ के जो CEO थे मुझे बार बार बुला रहे थे, उनको नहीं पता था कि मेरी डिलीवरी हुई है अभी। तो मैं 1 महीना 18 दिन में वहाँ पे साइन करके आ गई थी, जी। और मुझे टाके लगे हुए थे। और मैंने 1 महीना 18 दिन बाद पहला लेक्चर दिया था सिजेरियन में। जो लोग 6 महीने रेस्ट करते हैं, बिल्कुल 6 मंथ रेस्ट करते हैं सिजेरियन में, मैंने 1 महीना 18 दिन में लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया था। और 3 महीने जब सिर्फ सिजेरियन डिलीवरी को हुए थे, मतलब टाँके अभी भी बिल्कुल नर्म थे, मैंने 12 घंटे की क्लास दी थी। ये होता है डेडिकेशन मैम। तो उसमें अड्डा 24/7 था। तो अड्डा 24/7 पे एक टीचर और जो 12 घंटे की क्लास ली थी, तो वहाँ पे एक तहलका मच गया था, कोई फीमेल 12 घंटे की लगातार क्लास ले सकती है क्या? हाँ, हाँ, और एक्चुअल में पता है मैंने वो क्लास क्यों ले ली थी? क्योंकि जब कुछ चीजों का आपको पता नहीं होता ना, जोश अलग ही होता है। हाँ, हाँ, अब मेरे को कहीं 12 घंटे को ले लो, मेरे को पता है क्या होने वाला है। हाँ, तो जब क्या होता है, कोई चीज नई होती है ना, तो आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ना नई चीजें करनी चाहिए लाइफ में। लेकिन जब आपको पता लग जाता है, तो या तो एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन आप कह नहीं सकते कैसी होगी। पर नई चीज में हमेशा एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता ये कैसे करना है और इसमें होगा क्या और तुम भुगतोगे क्या। तो अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तो सर मैंने लिख लिख के हाथ से, व्हाइट बोर्ड था उस टाइम पे, और वो मार्कर से लिख लिख के पढ़ाया था। उस टाइम तक डिजिटल बोर्ड नहीं आए थे। जी, जी। और सर ये बात है 19 की। 19 की, जी। तो 19 की बात है, तो 19 के सर्दियों में मैं पढ़ा रही थी, एंड देन 2 महीने बाद कोरोना आ गया। मैंने बोला भगवान ने मेरी किस्मत में ऑनलाइन ही लिख रखा है। फिर देन मैं ऑनलाइन आई। तो अभी भी देखो सर, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। स्कूल टाइम के बाद वो हुआ, एक झटका आया और मैं अपना अच्छे से पढ़ाने लग गई। फिर एक झटका और आया, कोई बहुत बड़ा झटका नहीं आया। सबसे बड़ा झटका वही था लाइफ का, जो मैंने अभी बताया कि हाँ मैंने अपने आप को बदला एकदम। बिल्कुल। फिर अचानक से क्या होता है, ये तो सर देखो पूरी की पूरी एजुकेशन फील्ड को पता है, इवन तक कि एक एक बच्चे को पता है कि कोरोना आया, अपन पढ़ाने लगे, रात दिन पढ़ाते रहे। तो 28 तारीख से एक हफ्ते पहले जी, 28 मार्च से एक हफ्ते पहले की बात है, मेरा पैर टूट जाता है। और मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में पढ़ा रही थी, जो करोड़ों के ऑफर देती है, सबको सब पता है, सबको पता है करोड़ों के ऑफर कौन देती है। बेंगलोर में है, करोड़ों करोड़ों के ऑफर देती है। तो वही एक हफ्ते पहले मेरा पैर टूट जाता है। और एक्चुअली सर मेरे इन लॉज नहीं है, तो इन लॉज में सिर्फ एक ही बचे थे, और वो भी गुजर गए। उनको मैं पापा ही बोलती थी। जी, जी। क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता है कि रिश्तों में ससुर और सास जब कहना चाहिए, जब एक रिश्ता वैसा हो, जब रिश्ता माँ बाप जैसा हो, जब हम चाचा को भी पापा बोलते हैं, चाची को मम्मी बोलते हैं, तो ससुर को पापा क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल। तो मतलब इट इज अ वेरी इमोशनल पॉइंट फॉर मी, वेरी इमोशनल पॉइंट फॉर मी। 28 तारीख से एक हफ्ते पहले मेरा पैर टूट जाता है, और 2 महीने पहले मैं पापा को टाइम नहीं दे पाते जो मेरे ससुर थे, क्योंकि अब मेरे कोई नहीं है, अब सिर्फ हम दोनों हस्बैंड वाइफ, कोई है नहीं। तो मैंने पापा को बोला, उस टाइम कुंभ था, तो मैंने बोला पापा आपके साथ ना टाइम स्पेंड करके बहुत दिन हो गया। ये जो करोड़ों की कंपनी है ना, ये टीचर को ऐसा पागल बना देती है ना कि ये बंदा अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। मैंने बोला पापा 2 महीने हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई है, और चलो कुंभ चलेंगे। उससे अगले दिन ही मेरा पैर टूट गया, और बोलते हैं ना भगवान को कुछ मंजूर होता है। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और सर वो दूसरे दिन ही वेंटिलेटर पे चले गए थे। तो मतलब मेरा पैर इस कदर टूटा हुआ था कि मैं हॉस्पिटल में नहीं जा सकती थी। तो मतलब मैं हॉस्पिटल में गई। पर मैं इस बीच में ये बताना चाहती हूँ कि वो जो करोड़ों की कंपनी थी, जब मेरा पैर टूटा तो मैंने उन्हें बोला कि भाई मैं क्लास नहीं ले सकती। बोला नहीं, एक्चुअली इनका ना व्यूज का बड़ा पंगा होता है। जी, जी, है ना, जी, कि हमारे व्यूज डाउन हो जाएंगे। उनके व्यूज डाउन चल रहे थे कि हमारे व्यूज डाउन हो जाएंगे। तो मैंने बोला भाई मेरा पैर टूटा हुआ है। तो मेरी एक स्टिक होती थी, स्टिक जब पैर टूट जाता है तो उसको सपोर्ट के लिए एक स्टिक होती है। तो मैंने स्टिक थी, तो स्टिक से खड़े होके और मैं अपना बोर्ड पे पढ़ाती थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चों का एग्जाम है, जैसे तैसे करके मैं पढ़ा लूंगी। भाई एग्जाम आए होंगे, भाई हर महीने लगे रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम। तो होता क्या है कि पापा एडमिट हो गए। तो पापा कहते हैं नॉर्मली ही एडमिट हुए थे, ठीक है, नॉर्मली मतलब एक चेकअप के थ्रू ही वो एडमिट हुए थे। थोड़ी सी तबीयत खराब थी, उसमें मैंने 2 दिन पढ़ाया, तो मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को पापा को देख के आना है, मेरे को छुट्टी चाहिए। तो मेरे को याद है, मेरे को सुबह से लेके 5 बजे तक की छुट्टी मिली थी सर, कि 5 बजे तक की क्लासेस ऑफ है बस आपकी, 5 के बाद आपको देनी है। तो जब मैं गई ना, पापा वेंटिलेटर पे थे सर, पापा आप बोल नहीं रहे थे। मतलब मेरे को पापा को देखे हुए 2 महीने हो गए थे। अच्छा। उसके बाद मैंने सीधा उनको हॉस्पिटल में देखा था। तो मतलब एक होता है ना कि लास्ट टाइम पे बंदा आपसे बात कर ले, एक बार बात तो करे कम से कम। तो डॉक्टर सर आपको पता है वेंटिलेटर पर रखते, उसके बाद तो बंदा बोलता ही नहीं है, कई बार तो ऐसा हो जाता है। हाँ। तो पापा की थोड़ी थोड़ी आँख खुल रही थी, मैं पापा को हाथ लाऊं, पापा पापा, तो पापा जवाब न थे। वहां से रास्ते में आते हुए मैंने उनको बोला कि पापा वेंटिलेटर पे है और मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सर आजकल तो इंडिया में जेन्युइन पता है कि वेंटिलेटर पे अगर बंदा गया तो कुछ ना कुछ तो होगा ही भैया, एक्सट्रीम केस होता है। हाँ, तो मैंने बोला कि पापा चले गए और
तो मेरे हस्बैंड ने भी फ़ोन कर दिया था कि तुम वापस मत जाओ, मुझे ऐसा लगता है पापा का सीन है, पापा तो ख़त्म हो गए हैं शायद। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, मेरे को वापस जाना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी। मैं दिल्ली गई, मैं क्लास ले रही थी, ठीक है। तो वो एक दिन रहे, अगले दिन फिर क्लास ली, मैं फिर गई, फिर गई और क्लास ली मैंने। पैर टूटे टूटे सर, क्लास भी ले रही हूँ, घर भी देख रही हूँ जी। तो मेरे पास फ़ोन आता है, प्रिया वापस आ जाओ, मना कर दो, पापा एक्सपायर हो गए। तो दिल्ली से हमारा जो घर है वो 1 घंटे की दूरी पे ही पड़ता है जी। तो इसीलिए मैं दिल्ली में, पहले मैं बताऊंगी, मैं बाहर बहुत जगह पढ़ाती थी, पर दिल्ली में फैमिली की वजह से कि भाई पास है तो तुरंत कुछ भी हो पापा के पास में मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल। तो मैं जाती हूँ, तो पापा एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट जॉब में ही थे, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक दिल्ली में रहे। तो क्या होता है कि हमारे पुराने टाइम में जब बुजुर्ग होते हैं, जब काफ़ी लंबे टाइम शहर में ले लेते हैं, तो वो रहे उस माटी से, उस टाइम के लोग, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई मुझे गांव में रहना है। तो पापा रिटायरमेंट के बाद 4-5 साल गांव में ही रहते थे वो, कि नहीं मेरे को गांव में ही रहना है, अपना लास्ट टाइम जो भी जीवन गुजारना है मेरे को गांव में ही रहना है और मेरे को गांव में ही लेके जाना है। तो हम फिर उन्हें हॉस्पिटल से गांव लेके गए। तो गांव में सर क्या होता है, एक दीवार होती है इतनी हाइट की, तो इधर ना एक बरांडा होता है जिधर औरतें बैठी रहती है, किचन वगैरह होता है, इतनी हाइट की दीवार होती है, इधर आदमी लोग बैठते हैं। फिर बाहर चौक वगैरह होते हैं जिधर जिधर हुक्का उक्का रखा जाता है, क्योंकि मैं टिपिकल जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसे ही होता है, वो एक पर्दे की तरह होता है, या तो पूरी दीवार होगी या इतनी दीवार होगी। इतनी इसलिए होती है कि यहाँ से आवाज मार दो, ठीक है, औरतों का सामना नहीं करते, घूंघट वगैरह रहता है, तो इसलिए होता है। तो इधर पापा की डेड बॉडी, इधर मैं, और मैं बैठे बैठे सोचूं कि मैंने कहा यार क्या हो गया। इतने में भैया इनका फोन आता है, करोड़ों की ये कंपनी है, कहते आपको क्लास लेनी पड़ेगी, एक शॉर्ट वीडियो बना दो। और एक्चुअली उनकी डेड बॉडी आई थी शाम को, तो शाम को हिंदुओं में जलाते नहीं है जी जी। तो डेड बॉडी पूरी रात घर पे ही रहनी थी। तो इन्होंने कहा कि जी वीडियो बना दो। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कहा मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है कि भाई मैं क्लास नहीं ले सकती, ऐसे करके वीडियो बना दूं। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, मैं वीडियो बना दूं। मैंने मना कर दिया कि नहीं, वीडियो तो आपको बनानी पड़ेगी। तो अगले दिन सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ, होली का टाइम था सर, 28 को वो एक्सपायर हुए थे, 29 को उनको जलाया था, और उस दिन होली थी, तो वो ये बोलते हैं कि आन वान ना आए, फेस्टिवल रहे। तो उसी दिन उनको क्या कहते हैं, गंगा में सिला दिया था, जलाने के बाद ठंडी करके सिला दिया था, उसी दिन भोज हो गया था, सब कुछ उसी दिन एक दिन करना था, हमें कर दिया। जी जी। तो फिर 29 के बाद में 29 को मैंने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया, एंड दे आर प्रेशरिंग की क्लास लेनी पड़ेगी। तो मैं 30 तारीख को वापस दिल्ली गई और सोचो कि गांव का माहौल कैसा होता है। गांव मतलब मैं एक बहू हूँ, बेटी भी हो सर, तो भी लोग ये कह देते हैं कि कितनी मतलबी औलाद है। तो मैं दिल्ली गई एंड मेरी फैमिली बहुत ज्यादा, एंड माय हस्बैंड इज सो सपोर्टिव। मम्मी पापा तो देखो सर बचपन से साथ रहते हैं, लेकिन शादी के बाद जो साथ रहता है वो पार्टनर रहता है। मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उसके बाद उन्होंने बोला प्रिया कोई दिक्कत नहीं, आपको कंटिन्यू करना है, मैं आपको छोड़ के आऊंगा। मतलब जिस इंसान का पिता गुजरा है वो इंसान मेरे को छोड़ने जा रहा है, यू विल कंटिन्यू, अगर वो इतना प्रेशर कर रहे हैं तो। और उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। तो मैंने बोला प्रेशर कर रहे हैं, क्लास तो दे देती हूँ। अब उस माहौल में सर वहाँ तो मैं क्लास नहीं देख सकती थी, तो मैं गई और मैंने एक क्लास दी, मेरी शाम के टाइम की क्लास थी। तो मैं गई और मैं क्लास देने लग रही, सर मुझे पता ही नहीं मैं क्या लिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, सेंसेस ही नहीं थे, सेंसेस ही नहीं थे। बच्चे बोल रहे हैं मैम क्या हो गया, रेस्ट ले लो। मैंने खुले मतलब बिल्कुल ऑनलाइन बोल दिया, मतलब इतने गट्स किसी के नहीं थे वहाँ पे, मैं सीधा बोल देती थी। मैंने कहा भाई आज से बाद में इस घटिया कंपनी में मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगी। जिन लोगों को ये ना हो कि घर में क्या हुआ है, पापा गुजरे हैं मेरे, आज तक सबको पता है पापा गुजरे हैं मेरे, कि भाई पापा गुजर गए और मैं क्लास ले रही हूँ। मैंने कहा यार ऊपर पापा भी यही सोच रहे होंगे, देखो वो तो हमें पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, पर पापा भी सोच रहे होंगे भगवान कैसी औलाद जन्मी है, क्या औलाद है, मतलब इन्हें कुछ वो नहीं है। वो तो हम मानते हैं, वो होता क्या है वो तो हमें नहीं पता, पर हमें तो फील होता है ना कि भाई ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे। मैंने बोला ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी, नौकरी ही नहीं करनी है मुझे। ऐसा पढ़े लिखे का कोई होने का कोई फायदा नहीं होता जहाँ पे आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो। मैं कहती हूँ पैसा कमाना चाहिए और अंधा कमाना चाहिए, लाख नहीं करोड़ कमाना चाहिए, पर जहाँ लगता है ना आपको कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनली आपको हर्ट किया जा रहा है, वहां पे पीछे हट जाना चाहिए, चाहे आप मतलब कुछ भी हो। बिल्कुल। तो मैंने मना कर दिया और मैं वापस आ गई। तो सबने बोला कि क्या हुआ, मैंने कहा मैंने नौकरी छोड़ दी। तो सबने बोला कि अच्छा सैलरी मिलता था, पैकेज अच्छा था मेरा, कि भाई आपने नौकरी क्यों छोड़ दी। मैंने छोड़ दी, मेरे अंदर कैलिबर होगा तो मुझे दूसरी मिल जाएगी, पर मैंने छोड़ दी। तो उसके मतलब 5-6 दिन हो गए थे। तो फिर 5-6 दिन होने के बाद क्या होता था, जो भी होता है बड़े बुजुर्ग के जो काम करने होते हैं वो सब करके हम वापस घर आ गए, क्योंकि पापा के जाने के बाद तो वहाँ पे सर कुछ बचा ही नहीं था हमारे पास में। तो वापस हम घर आ गए।
तो देन काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए, वो शायद कुछ लोगों को कुछ कह रहे होंगे कि भाई हमने तो निकाल दिया, हमने तो ये कर दिया। देन मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ था मेरा, उस पर 1-2 वीडियो डाली थी, बस एक इन्फॉर्मेशन डालती कि भाई मेरा पैर टूटा हुआ है। वो वीडियो मेरे पास आज भी है कि भाई मेरा पैर टूटा हुआ है, 1 साल पुरानी वीडियो है मेरी। और उसके बाद मैंने वीडियो डाली कि बच्चों बाइकॉट, फलाना और फलाना 2 कंपनी आपस में अटैच है इस करोड़ों कंपनी के साथ में, एक राजस्थान की कंपनी है और एक ये अटैच है जी। तो उसके चैनल पे मैं बढ़ाती थी। आज तो सर मैं आपको बताती हूँ, जिसकी वो कंपनी थी वो कि कोई और चैनल खोल के बैठे, उनको भी निकाल दिया 1 साल के अंदर अंदर ही। तो अब क्या हुआ, मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो को ऐसा रेस्पॉन्स आया सर, वो मतलब लाखों में करोड़ों में चली गई। और सभी बच्चों ने बोला नहीं मैम हम आपके साथ हैं, आप हमें पढ़ना है, आप यहाँ पे पढ़ाओ, कंटिन्यू तो आपको देखो करना ही है कहीं ना कहीं, तो आप यहीं पे कंटिन्यू करो। और उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि मैं कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगी। मेरे हिसाब से शायद मैक्सिमम कंपनियों का यही हाल है, मेरे को ऐसा फील हुआ। क्योंकि होता है ना, बंदे का एक जगह से विश्वास उठ जाता है तो फिर वो किसी पे विश्वास नहीं करता। तो मैंने फिर किसी कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं किया और मैं अपने चैनल पे बढ़ाती रही। तो हुआ क्या सर, जैसे कुछ दिन मैंने पढ़ाया तो फिर उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक दे दी मेरे चैनल पे। ओके ठीक है, स्ट्राइक दे दी। तो एक स्ट्राइक में क्या होता है, चैनल बंद नहीं होता, लेकिन चैनल पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। 3 स्ट्राइक में 1 हफ्ते में चैनल खत्म हो जाता है जी। तो एक स्ट्राइक आई, ठीक है, कि भाई वो मैंने वो था ना बाइकॉट फलाना कि भाई आपने किया, ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, एक स्ट्राइक आई, मैंने वीडियो बनाई। फिर सर क्या हुआ, इनका 5 दिन बाद ना उसके 5 दिन बाद फोन आता है कि हमारे सीईओ फलाना बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, मुझे नहीं करनी, ये नहीं करनी। तो इन्होंने खूब कोशिश की बात करने की। मैंने कहा अब बात करने का क्या फ़ायदा है, जब मैं तुम्हें फ़ोन कर रही थी, जब मैं तुम्हें मैसेज कर रही थी, तब तुम देख नहीं रहे थे, ठीक है, तब तुम्हारा अलग ही लेवल चल रहा था, मैं प्रो लेवल खेल रहे थे। मैंने कहा अब हमारी बारी आती है, हम बताते हैं। खैर सर उस टाइम तो बहुत देखो इमोशनल वो था, अभी भी मैं हो गई थी, लेकिन अब तो ये है कि देखो थोड़ा बैलेंस हो जाता है इंसान लाइफ में। तो ये सब हुआ। उसके बाद में क्या हुआ सर, इनका ना 1 महीने बाद किसी थर्ड पार्टी से मेल आता है जी कि आप वीडियो हटा दो नहीं तो हम केस डाल देंगे। ओके, लीगल केस डाल देंगे। और ये ना, ये जो करोड़ों की कंपनी थी, डायरेक्ट मेल नहीं डालती कि कोर्ट में हम इनको घसीट दे। ये किसी कोई थर्ड पार्टी होती है, कोई कंपनी होती होगी ऐसी जो बिहाफ पे डालती होगी मेल, थर्ड पार्टी के थ्रू मेल डलवाया। मैंने पता किया भाई लॉयर वगैरह से क्या है, तो बोला कि आप डायरेक्ट तो उन्हें नहीं बोल पाओगे कोर्ट में भी, इन्होंने थर्ड पार्टी के थ्रू आपके ऊपर केस डालने की बात की है। तो फिर मैंने बोला सुमित को क्या है, क्या करना है। सुमित बोले कि देखो गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारा चला गया वो वापस नहीं आ सकता, और उनका जाएगा तो उन्हें पता लगेगा। तो एक काम करो, तुम इस वीडियो को प्राइवेट कर दो, बच्चों को पता चल ही गया है कि क्या हुआ था, और आप पढ़ाओ आराम से। लेकिन सर वो बोलते हैं ना कि किसी को रोकोगे तो कितना रोकोगे। वो वीडियो लोगों ने उठा के और इतनी जगह वायरल कर दी कि वो अपने आप ही इतनी वायरल होगी सर, उनकी रेटिंग तक गिर गई थी। बिल्कुल आप कहाँ से हटाओगे, एप्लीकेशन की रेटिंग गिर गई। फिर उन्होंने बोला कि आप वीडियो सब जगह से हटवा दो, हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। सब जगह से हटवा दो, हाँ, क्योंकि वो मैं स्ट्राइक डालूंगी तो सब जगह से हट जाएगी, क्योंकि वीडियो तो ओरिजिनल मेरे पास में ही थी ना। बिल्कुल कि हम 5 करोड़ देंगे। और मैंने बताया ना वो तो करोड़ रुपए देने में फेमस ही है वीडियो हटाने के 5 करोड़ रुपए। तो सर देखो अभी 5 करोड़ में बोल रही हूँ, तो यहाँ पे जितनी जनता देख रही होगी ना, वो ये बोलेगी ये सबसे ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि 5 करोड़ कम नहीं होते, जिंदगी लग जाती है इंसान को 5 करोड़ कमाने में जी। मेरे को जैसे आज बोले कोई मैं 5 करोड़ रुपए दूं, ठीक है भाई, लेकिन मेरे को उस टाइम पे जब मतलब आज भी बोले तो अंदर से नहीं आएगा। वो 5 करोड़ रुपए आपको किस चीज के लिए दिए जा रहे हैं ना, वो भी देखो ना जी। वो आप किसी के पिताजी के मौत का सौदा कर रहे हो, वो उसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं आपको जी। मैंने बोला नहीं। तो उस दिन से उस जगह ना, उस करोड़ों की कंपनी में मेरा नाम पूरा फेमस था, हाईलाइटेड था ऐसे करके, मतलब हर एक बंदा जानता था जो हायरिंग करता था, इसको नहीं लेना। अगर कभी भी गलती से मेरे चैनल पे भी आ जाते हैं, जैसे सपोज करो न्यू कमर्स है और वो गलती से मेरे चैनल पे आ जाते हैं, इस टीचर को हायर कर लेते हैं, तो मेरा जो नाम था मुझे पता लगा था कि बिल्कुल हाई स्ट्रीट था, क्रॉस था एकदम। मैंने कहा भैया तुम्हारे पास जा कौन रहा है, गरीब हो फकीर हो, क्योंकि सर पैसा भले ही हो लेकिन जिसके पास दिल नहीं होता वो फकीर होता है। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। और उसके बाद सर मैंने जो धोया है पूरे साल जो धोया है। अब सर उनके टीचर सारे के सारे भाग रहे हैं, इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई फलाना भाग रहा है। एट द एंड सर देख लेना आप क्या होगा, दिवालिया घोषित होनी है वो आपको। उस टाइम बाद ही पता लग जाएगा। मेरे तो उड़ती खबर आई है कि जनवरी में पिटने वाली है वो जबरदस्त तरीके से। और आज मैं बैंगलोर में उसी जगह बैठी हूँ जहाँ से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल मेरी बिल्डिंग के सामने है वो पर मैं दिखाऊंगी नहीं कौन है वो, तो तुम समझ रहे हो, कमेंट बॉक्स में बता देना पर मुझे। जी
पर तब से सर मैं ही बोले जा रही हूँ, बुलाया आपने मुझे नहीं, तब। क्योंकि आप जिस फ्लो के साथ बोल रही हैं, मैं सोच रहा था यार डोंट इंटरप्ट, चलने दीजिए चलने दीजिए। लेकिन फिर भी अभी इतनी सारी बातें आपने कही, तो उसमें से कुछ सवाल भी मेरे दिमाग में है कि मैम, आपने बताया कि पढ़ाना आपने शुरू कर दिया था, ट्यूशंस आपने शुरू कर दी थी, बट कैसे, मतलब लाइक हाउ द, क्योंकि कैसे आपके वो दिमाग में विचार आया कि अपन पढ़ा सकते हैं? किसी ने कुछ बोला, कुछ इवेंट हुआ, आपके अंदर का टीचर कैसा जागा? तो सर जैसे कि ये आया कैसे सर, एक्चुअली ना हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, शायद मेरे सबसे फर्स्ट क्लास में था, और हम शायद 9-10 साल के थे। ठीक है, मैं 10 साल की थी और मेरा भाई 9 साल का था, कुछ ऐसी एज थी। तो साइड वाली आंटी ने बोला कि भाई इसको पढ़ा दो। तो मेरा भाई पढ़ाई पढ़ाई में होशियार था, वैसे मेरे सारे भाई पढ़ाई में A1 है, मेरे को छोड़ के मैं नालायक थी। हाँ। आज मैं उन सबसे आगे हूँ। ठीक है, तो मेरे मेरे भाई ने पढ़ाया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब सर क्या, छोटे बच्चे को क्या पढ़ाना होता है, कोई भी पढ़ा देगा, कोई फेलियर भी है ना तो भी पढ़ा देगा। 10 साल के बच्चे को और केजी के बच्चे को पढ़ाना हो तो कोई भी पढ़ा देगा। तो मैंने उसे बताया इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, और वो एग्जाम दे के आया, वो ऐसे कैसे करके आया। तो आंटी आके बोली कि पढ़ाई में ये होशियार है, इसका पढ़ाया हुआ इसको समझ में नहीं आया, इसका पढ़ाया हुआ आ गया। तो मैंने सोचा कुछ तो मेरे अंदर है। फिर सर क्या हुआ, तब भी थॉट नहीं आया। फिर सर क्या हुआ ना, मेरे को ना ऐसा था कि मतलब मैं पैसे खर्च करूं, मुझे किसी से मांगने ना पड़े, जी मेरे को शुरू से ही ऐसे है। जी ठीक है, तो सर मम्मी पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया, पर मैं ये नहीं कह सकती कि हमारा जीवन बहुत गरीबी में बीता, क्योंकि वो झूठ बोलना गलत होगा। जी जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग सच बोलते हैं, कुछ लोग इसका फायदा उठा के झूठ बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि गरीबी में जीवन बीता था। दादा मेरे लेक्चरर थे, पापा का भी मेरा बिजनेस था, चाचा मेरे असिस्टेंट कमांडेंट रिटायर्ड थे। तो मम्मी पापा मेहनत करते थे, वो मेहनत दिखाई देती थी कि दिन रात वो पैसा कैसे कमाते हैं। मम्मी मेरी ब्यूटिशियन है, जी ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं आता। क्योंकि उनका ये था कि तुम पढ़ाई करो, उनका हाँ। पूरा जोर रहता था, वो मुझे अलग ही रखती थी उससे कि तुम जी। पढ़ाई करो, बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। हम्म, ठीक है, तो क्या हुआ कि उन दोनों का स्ट्रगल दिखाई देता था कि वो कैसे काम करते हैं। और फिर वो हमें ना रोज शाम को बिठा के लेक्चर देते थे, जैसे हर माँ बाप देता है मिडिल क्लास फैमिली का, पैसे ऐसे बचाए जाते हैं, ये करा जाता है। आज भी वही सीन है सर, मैं आ जाती हूँ 5 मिनट बाद ही शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा पैसे मांगने ना पड़े बस, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। भैया सही पैसे आने लग गए ट्यूशन से। 11th-12th आपका? 11th-12th का पढ़ाने लग गए और समझ में भी आने लगे। पापा के दोस्त के बच्चे आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, और वो ऐसे माउथ पब्लिसिटी हो गई थी। फिजिक्स बहुत खतरनाक पढ़ाती थी, तो मैं फिजिक्स पढ़ाती थी, और फिजिक्स के साथ टीचर नहीं मिलते हैं उस टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। हाँ। तो मैं फिजिक्स पढ़ाती थी और समझ में आता था। ऐसे करते करते मैं कॉलेज में आई। तो सर कॉलेज में भी मैं 11th-12th वालों को पढ़ाती, फिर कुछ 9th-10th के भी आ जाते, पर 9th-10th कम, मैं 11th-12th ज़्यादा पढ़ाती थी। टफ काम मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लगता था। देन मैंने IIT वाले बच्चों को भी पढ़ाया। ओके। उसके बाद मैं अपनी तैयारी करने के लिए चली गई थी। तो 1 साल मैंने नहीं पढ़ाया, 1 साल मैंने गैप करके अपना प्रिपरेशन ही किया था। 1 साल बल्कि मेरे को लगता था कि कमाया जाए, तो 1 साल प्रिपरेशन किया मैंने, तैयारी व्यारी की। तो फिर मैं वही एक सिलेक्शन के लिए रुकी हुई थी, बाकी मेरे पास सिलेक्शन थे। फिर मैंने बोला यार पापा से पैसे नहीं मांगने, कमाना है और पापा को ऐश करानी है, ऐसे करके। खैर पापा को ज्यादा ऐश नहीं करवाया, तो सारी खुद ही करेंगे। तो खूब सर पैसा खर्च किया है, कमाया है तो खर्च भी किया है खूब। तो यही था, खुद ही कमाना है। और सर टच वुड आज बताती हूँ कि जब शादी हो जाती है तो लड़की पति पे डिपेंड रहती है, लेकिन मैंने आज तक कभी अपने पति का पैसा खर्च नहीं किया। मैं अपना ही पैसा खर्च करती हूँ आज भी। जी जी जी। नहीं तो गर्व होता होगा सर जी को, जो आपके पति नहीं सर, ये पता है फिर दिक्कत क्या होती है ना, कि अगर पैसा खर्च कर लो ना, फिर कहते हैं, अच्छा तेरे अकाउंट में तो थे, कहाँ खर्च कर दिए। ये भी इंक्वायरी होती है। कहाँ खर्च कर दिया। अब वो फिर क्या होता है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च कर दिया। तो फिर भी मैं मतलब ज्यादा खर्चा नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा इन्वेस्ट वगैरह ही करती हूँ, ज्यादातर ज्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। पर हाँ कि नहीं किया तो उसमें वो क्या होता है, वो खर्च जैसे मैं खर्चा नहीं लेती हूँ तो गिफ्ट्स मिल जाते हैं। जैसे मुझे मेरे को था कि आईफोन लेना है, लेकिन मेरे से खुद से लिया नहीं जा रहा था। मैंने कहा लूंगी जब सही टाइम आएगा। तो फिर मुझे लगा कि भाई चैनल की सिक्योरिटी, चैनल के ईमेल्स, कुछ आपका डाटा, वो सिक्योर। सर देखो, मैं एक थॉट होता है लोगों के बीच में कि भाई लोग आईफोन इसलिए लेते हैं, दिखाना होता है, लेकिन जो असलियत ये है कि उसमें डाटा बहुत सिक्योर रहता है। बिल्कुल। और अगर आपका कहीं डाटा या कोई ईमेल कहीं लॉगिन कर रहा है, वो बार बार थ्रेट देता रहेगा कि ऐसा हो रहा है। तो सिक्योरिटी पर्पज से मुझे लेना था, तो मुझे गिफ्ट मिल गया। और वो चाहे मैं खर्चे में लूँ या चाहे गिफ्ट में लूँ, बराबर है। तो वो गिफ्ट मिल जाते हैं मेरे को, ठीक है। जिससे क्या रहता है, गिफ्ट मिलता है, बीवियाँ खुश भी रहती है। बिल्कुल। तो ऐसे गिफ्ट मिलते रहते हैं, कभी कभी झटके मिलते रहते हैं, गिफ्ट मिलते रहते हैं। तो हाँ, मैं गिफ्ट ज्यादातर गोल्ड के लेती हूँ। जी जी जी। आप सस्ते में तो मानने वाली है नहीं। नहीं सर, मैं कहती हूँ कि तुम कोई गिफ्ट लोगे, उसमें पैसा फालतू में खर्च होगा, तुम गोल्ड ले लो, कम से कम काम तो आएगा मतलब मुसीबत में। तो सर एक्चुअली क्या है कि देखो, एक पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स बैकबोन की तरह रहते हैं। कुछ भी हो जाए ना बच्चे को, वो पीछे रहते हैं। तो मुझे पता है पीछे कोई नहीं है। तो कल को अगर फाइनेंशियली कुछ भी होता है
तो वो जो गिफ्ट मेरे को दिया है वो मेरा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकअप बनेगा। तो ये मेरा मतलब शुरू से ही रहा है कि अगर तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है तो गोल्ड का ही देना, गोल्ड से नीचे में गिफ्ट नहीं लूंगी जी। जिस लड़की ने क्या कहते हैं वो कॉपी दिखाई थी, हाँ। 12th क्लास में वो फेल हो गई थी। और आपकी कॉपी की वजह से तो नहीं? नहीं 12th क्लास में फेल हो गई थी। मतलब ज्यादा प्यार नुकसान का होता है, तो उसके घर वाले कुछ ज्यादा ही पैम्परिंग करते थे। हाँ। तो पढ़ाई वढ़ाई करती थी नहीं करती थी वो मेरा कोई मैटर नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर पढ़ने के लिए चली गई थी। तो सोचो सर, मतलब मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि वो आके लड्डू देती है कि मेरे 60% मार्क्स आ गए और वो फेल हो गई थी। अच्छा। वो ऐसे पता लगा था सर, क्या होता है ना बचपन में आपा क्या कहते हैं पेपर एक्सचेंज करते हैं। जैसे मैं दिल्ली से पढ़ी थी, जी, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, तो मेरा पेपर अलग था। वो यूपी में थी क्योंकि मैं यूपी की थी, तो उसका पेपर अलग था। तो मैंने बोला कि तेरा केमिस्ट्री का एग्जाम कैसा है एक बार दिखाना, मतलब उधर कैसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा सर क्या होता है बोर्ड में, मतलब क्या होता है सेंटर, हमारा आता था सेंट्रल का पेपर जी, और इनका आता था पूरा ऑल ओवर इंडिया। आप देखना कभी सीबीएसई में ऑल इंडिया और सेंट्रल ऐसे लिखा रहता है वहाँ पे, जो सीबीएसई से करे होते हैं। तो वो देखने के लिए मिल लिया, तो वहाँ पे उसका रोल नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने रोल नंबर से निकाल लिया था। तो इस चीज में बहुत चंटू में डाटा निकाल के, ठीक है, मैंने उसका डाटा ऐसे देख लिया और डाटा निकाला। मैंने कहा देखा ये तो भाई और सर देखो क्या होता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती लेकिन जोर बहुत होता है। जो बच्चा बचपन से लेकर सारे सब्जेक्ट में फेल था और जिसने उसकी मजाक उड़ाई, आज वो सारे सब्जेक्ट में फेल है। 5 सब्जेक्ट में शी इज फेल। और हिम्मत देखो, लड्डू आ रहे हैं सर, आप सोच सकते बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन। वो दिखाने के लिए होता है ना, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। गूंदी लड्डू है कि 60% आए हैं। हो गई मैं, मम्मी क्या है, मम्मी कह चुप। तो हमारी मम्मी ना बोलने नहीं देती थी। हमारी मम्मी ना, मतलब ऐसा होता है क्या होता है कि आज का सर टाइम कैसा है कि अगर आपको मतलब कोई खींच रहा है ना, उसको दबा के खींचो, बोलने मत दो। क्यों किसी को हावी होने दे रहे हो अपने ऊपर। लेकिन हमारी मदर का नेचर था, अरे कोई कर रहा है करने दो, तुम चुप रहो। आज भी वो लड़ती है मुझसे इस चीज से। तो मैंने बोला नहीं, अगर कोई कर रहा है तो उसको वहीं खींच के मारो, ऐसे वेट मत करो कि अब ये जो अभी आपने ये बात कही कि वो लड्डू लेके आई, दिखाने वाली बात हुई है, तो मैम वैसा एक पहलू तो आपके लाइफ का भी है। वो ये है कि आपकी जो सर जी के साथ शादी हुई थी वो एक्चुअल में लव मैरिज थी, बट दिखाया गया था अरेंज मैरिज। तो जरा इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। मरवाओगे तुम, ये लाइव जाएगी वीडियो, मम्मी पापा मारेंगे बहुत। सर लव मैरिज थी। तो जैसे पता था कि भाई ये लड़का है, ये पसंद है, घर वाले आप जाके देख लो भाई। तो एक्चुअली फिर सारा कारनामा घर वालों ने किया था। फिर घर वालों ने शादी वादी तय की, ये वो की और कर दिया। अच्छा एक चीज और बताती हूँ सर, मैं ना काम के प्रति बहुत पैशन, आलसी बहुत हूँ सर मैं। लेकिन अगर मैं काम में लग गई ना तो फिर मेरे को दिन रात नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। तो सर मेरे ना मैं मेंस पढ़ा रही थी पीसीएस का, जब मेरी शादी थी। तो मैंने शादी अपनी 3 महीने टलवाई थी। तो ये जो पापा थे वो मेरे को बहुत अंडरस्टैंड करते थे। मेरी शादी अक्टूबर में थी। मैंने बोला पापा बच्चों का एग्जाम है, प्लीज प्लीज मेरी शादी टला दो। अब इधर हस्बैंड क्या कि शादी हो रही है अक्टूबर में, जल्दी शादी हो रही है। मैंने बोला पापा प्लीज 3 महीने टला दो। उस बंदे को था कि जल्दी शादी हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, बात खत्म। हर बंदे को वैसे ही होता है, शादी जल्दी हो जाए, लड़कों को होता है शादी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो मैंने बोला पापा मेंस है बच्चों का, प्लीज पापा, मैं काम मेरी प्रायोरिटी है। पापा को बहुत अच्छा लगा। मतलब वो वर्किंग थे और एजुकेटेड थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। उनको क्या था कि अपने काम पे ध्यान दो। सर वो ऐसे इंसान थे जिसने कभी भी अपनी लाइफ में एक भी दिन की ऑफिस में छुट्टी नहीं मारी थी। क्या बात कर, चाहे बीमार हो गए, ऑफिस पे पूरा ध्यान रहता था उनका। तो वो बहुत इंप्रेस हुए मुझसे। वहीं से हमारी पापा की और मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। पापा ने बोला कोई दिक्कत नहीं, कब करनी है शादी ये बता तू। पापा जनवरी में कर दो। तो जनवरी में कर दी। तो सुमित जी का फोन आता है, कहते क्या चल रहा है तुम्हारा। तो अब जनवरी में शादी होगी सर। जनवरी मेरी शादी 22 जनवरी को हुई थी और मैं 10 दिन पहले घर आई थी। अपनी शादी से 10 दिन पहले मेरी सारी शॉपिंग मम्मी ने करी थी, मैंने कुछ नहीं करा था। भाई अगर कोई कहता ना लड़कियां क्या करती है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कहीं वो भगवान ने मेरे को गलती से लड़की बना के भेज दिया। लड़कियां क्या करी, अरे ये करना है वो करना है, वो सब कुछ मेरी माँ ने किया था। एक एक कपड़ा इवन तक कि जो लहंगा था ना, मैंने बस वो लहंगे की नाप भी मम्मी को पता था कि इतनी इतनी नाप देनी है, बस वो एक बार चेक करवाया था इतनी नाप है क्या। बस लहंगे की नाप देने 10 दिन पहले आई थी। उसके बाद शादी से 1 दिन पहले आई सर मैं घर। बीच में चली गई थी, मेरी कुछ मीटिंग्स थी। तो मैंने बोला पापा मीटिंग, अपने पापा को बोला, मैंने कहा पापा मेरी मीटिंग है। पापा ने बोला ठीक है। पापा भी कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है भाई बच्चे कर रहे हैं। तो शादी से 1 दिन पहले आई थी। उसमें फिर वो क्या होता है, कुछ तेल वेल बांध लग जाता है, हल्दी लगती है, तो बाहर नहीं जाते। हाँ। मैं तो शादी से 1 दिन पहले घर आई थी। और शादी के 1 हफ्ते बाद फिर पढ़ाने चली गई थी। अरे सुमित जी
और फिर 1 महीने बाद आई थी। हाँ। एक हफ्ते साथ में शादी के बाद 1 हफ्ते साथ मेरे ससुराल के जितने भी जो रिचुअल्स होते हैं, आना जाना, खाना किसी के यहाँ पे, वो किया और मैं भाग गई। मैंने कहा मेरे को पढ़ाने जाना है बच्चों का मेन से। तो बच्चों का कोर्स करा दिया था, रिवीजन करवाने के लिए मैं चली गई। तो डेडिकेटेड मैं अपने काम को बहुत ज्यादा लेके थी। क्या डेडिकेशन है मैम। देखिए बच्चों का प्यार अभी और उमड़ उमड़ के आने वाला है। और सर मैं बताती हूँ, मैं मार्केट में जाती नहीं कुछ खरीदने, मतलब बहुत ये मानो कि आज भी जैसे मैंने बोला ना सर, शादी में क्या होता है, लड़कियों को कपड़े वपड़े खरीदने होते हैं, उसके बिना काम ही नहीं चलता उनका, भाई मेरी पसंद के होने चाहिए। सर आज अगर मैंने ये सूट पहन रखा है ना, ये भी आज माँ की पसंद का। आज मेरे वार्डरोब में आप जितने भी कपड़े देखोगे ना, वो मम्मी खरीद के देती है मेरे को। आज भी इतनी उम्र हो गई, आज भी माँ ही कपड़े खरीदती है। ये हक जब तक वो रहेगी, ये हक उनको ही दे रखा है मैंने। जी जी जी। ठीक है। हाँ बस ये कि भैया लोअर टी शर्ट खरीदने पड़ता है, क्योंकि मम्मी को ना ये समझ में नहीं आती कि ये क्या पहन के खड़े हो जाते हो तुम लोग। उनका जमाना। हाँ अजीब सी टी शर्ट है, ये तो खरीद लेती हूँ मैं। पर हाँ जो मेरे थोड़ा से क्या होते हैं, एक तरह से जो अच्छे मतलब बोलते हैं ना, जो जैसे सूट हो गया, साड़ीज हो गई, ये सब उनका चॉइस होता है। जी मैम, अभी अपन पहनावे की बात कर ही रहे हैं, तो एक ऐसा फैक्टर है जो आपने बहुत विटनेस किया होगा अपनी क्लासेस में, बच्चे बड़े देड़शाने होते हैं। बच्चे आप जो बोर्ड पे लिख रहे वो नहीं। मैम आपने जो कल ड्रेस पहना था ना बहुत बढ़िया था, आज आपने टी शर्ट क्यों पहन लिया, या फिर इस टी शर्ट में ये रंग क्यों नहीं। तो ये ऐसे कमेंट्स आते हैं। आप तो गलत बोल रहे हो, बोलते हैं मैडम आपने आज बाल बांध क्यों रखे, खोल क्यों नहीं रखे? ये भी एक है, ये भी बाल खोल के बढ़ाया करो। कुछ बोलते हैं बाल बांध के बढ़ाया करो, कुछ बोलते हैं आज आपने काजल लगाया, कुछ बोलते हैं मैम आपने आज लाल लिपस्टिक लगाई। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ही देखने आ रखे है भाई, मैं कितनी स्वयंवर करूंगी, एक तो कर लिया। मैं बोलती हूँ, मैंने कहा तुम्हें इतना मारूंगी मुंबई आके। मैंने कहा पढ़ाई पे ध्यान लगाया ले करो, तुम्हारा आईपी एड्रेस ट्रैक करके घर पे आके सुताई करूंगी। पहले तो मैं धमकी ऐसे देती थी, तुम्हारा आईपी एड्रेस ट्रैक करके ना वहीं आके मारूंगी तुम्हें। ऐसे धमकी देती थी। पर मैं मतलब ऐसे टाइट करती हूँ, फिर वो बच्चा बोलता है सॉरी सॉरी, या फिर बच्चों को टाइट कर देती हूँ, फिर बच्चे सॉरी सॉरी, फिर बोलते हैं अरे मेरे मुन्ना, अरे मेरे बच्चा, ऐसे ऐसे थोड़ा ना करते मेरे बेटा। ठीक है। और सर मेरा मतलब पता नहीं क्या है, देखो मेरी उम्र कम थी तब भी, और आज मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है उस टाइम से, तब भी सर मेरे मुंह से आज तक बेटा ही निकला है। पता नहीं जी जी जी, वो फैक्चुअल चीज है, और वो बेटा ही निकला है। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसे मैं होता है ना एक यूनिक चीज होती है, तो मेरे अंदर यूनिक चीज ये है कि जो मैं पढ़ा देती हूँ बच्चों को याद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कांटेक्ट बहुत अच्छा कर पाती हूँ। मतलब मैं अगर पेड बैचेस में पढ़ा रही हूँ ना, तो सर पेड बैचेस में क्या होता है, आप पढ़ा रहे हो, समझ में आया, मजाक कर। मेरे में क्या होता है, अच्छा बच्चों आज मौसम ना बहुत बढ़िया, बताओ क्या बनाया आज। ठीक है। और मैंने कहा भैया लाइट चली गई, और बताओ तुम्हारे यहाँ लाइट आ रही है नहीं आ रही। ऐसे करके सर मैं बात करते करते, अगर मेरी 40 मिनट की मतलब 1 घंटे की क्लास है, 40 मिनट पढ़ाऊंगे, मेरी 20 मिनट बकवास की है जी। लेकिन वो 20 मिनट बकवास में क्या है कि बच्चा वो 1 घंटा इतना रेगुलर होके पढ़ता है ना सर, वो 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटा हो जाती है, पता ही नहीं चलता। पर मैम इसको ना कुछ लोग ना नेगेटिवली भी लेते हैं। मतलब जैसे अभी आपने बताया 40 मिनट का है तो 20 मिनट में बकलोली, मतलब बकवास आपने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वैसा मैं जनरल बातें करती हूँ, सब्जेक्ट वाइज बातें नहीं करती हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि यार आप जिस काम के लिए आए हो, मतलब कमेंट्स में देखने को मिला है कि जिस काम के लिए आए हो भैया वो काम करो ना, बकलोली काहे पेल रहे हो। अच्छा हाँ, इसमें भी मैं बोलती हूँ बेटा जिससे पढ़ना है उससे जाके पढ़ ले। मैं तो ऐसे ही करूंगी भाई। एक कोई बच्चा बोलता है फास्ट, भाई देखो मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी, जिससे पढ़ना है वैसे पढ़ ले। सर मुझे पता है ना, मेरे कंटेंट पे मुझे बिलीव है कि बच्चा जाएगा तो है नहीं, रहेगा यहीं पे। और फिर भैया टेक्नोलॉजी दी है, स्किप कर लो, फास्ट कर लो। मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी। अच्छा, मैं चेंज नहीं होने वाला। मैं चेंज नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही। बिल्कुल नहीं, वो एक हर एक टीचर का एक लहजा जब होता तक मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगी मेरे क्या चल रहा है, फिर मैं ऐसे बोल देती हूँ। मैंने कहा देखो यार घर वाले कैसे, सुबह सुबह चाय, मेरी सुबह 9 बजे क्लास होती है, सुबह वाली बायो की होती है। तो मैं ऐसे बोलती हूँ, सुबह उठती हूँ, सुबह उठते ही अपना क्या कहते हैं फ्रेश वगैरह होके पूजा करके, एंड देन मैं हमेशा खड़ी होती हूँ। ये मेरा रूटीन है डेली का। मैं बिना नहाए धोए, वैसे कुछ लोग होते ना आ गए, नहीं नहा के और पूजा करके, और पूजा नहीं किया तो दूर से एक बार हाथ जोड़ लिया, देन मैं अपना शुरुआत करती हूँ पढ़ाने की जी। तो उसमें कई बार ना आवाज बैठी रहती है, सुबह सुबह चाहिए होता है। मैंने कहा यार देखो घर वाले कितने हरामी है, मैंने कहा 1 कप चाय भी नहीं देते, बस पैसा कम, मतलब बस मैं पढ़ाती रहूँ। और मैंने कहा एक मोबाइल है जिसमें मेरा पेटीएम चलता है, जहां भी जाते हैं उसे ले जाते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ से टिंग 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 होती रहती है। मैंने कहा देखो यार क्या जिंदगी है। तो ऐसे बात करते रहते हैं, बच्चा भी एंजॉय करता है। पर्सनल कनेक्ट बना के रखते हैं आप अपने सर। जब तक आप किसी को अपने बारे में बताओगे नहीं तो कोई बच्चा आपको कैसे बता पाएगा। और सर फीमेल से तो वैसे ही लड़का कनेक्ट होने में प्रॉब्लम करता है, लड़कियां लड़कियों से कनेक्ट हो जाती है, पर लड़का शाई होता है। लड़के जो होते हैं सर मन में उनके बहुत कुछ होता है बताने को, लेकिन वो ना समटाइम्स सोचते हैं यार मैं अगर कुछ बोलूंगा तो यार एक
गलत तो नहीं सोच जाएगी, ये ऐसा तो नहीं सोच जाएगी मैं वल्गर कह रहा हूँ कुछ। ऐसे जगह बच्चा बोल रहा है मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो उसमें सर दो चीजें हैं, वो अपनी माँ की तरह भी तो ऐसे बोल सकता है बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि मुझे गुरु माँ बोलते हैं, तो बोलते बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैंने बोला हाँ यार गर्मियाँ हो रखी है ना, मेरा रंग साफ हो जाता है गर्मियों में, तो उसे आप पॉजिटिव वे में लो, हाँ मेरे बच्चे तेरे लिए ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगे। तो मतलब अगर आप मतलब उस चीज को ऐसे करो, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है भाई, मैं कैसे भी पढ़ाऊं, मैं ऐसे पढ़ाती हूँ सर, मेरा बच्चा, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैंने कहा मेरा बच्चा है ना तू, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी। बिल्कुल तो तेरी माँ ने तेरे को पैदा कर देना, अब तू मेरा बच्चा है, बात कर। और आपके तरीके से रिजल्ट दिख रहे हैं, जितने भी हैं रिजल्ट सिलेक्शंस, वो सारे रिजल्ट तो दिख रहे हैं। सर एक बार बताए क्या हुआ, मैं ऐसे ना घर में एक शादी थी, तो मैं ऐसे ही शॉपिंग करने गई थी, तो कोरोना में क्या होता है मास्क लगाना कंपलसरी होता है, 2 कमांडो बिल्कुल लंबे लंबे मेरी तरफ आ रहे होते हैं, तो मैं सोचा मैं ऐसे करके धमका दूंगी कि मैंने एक्चुअली मास्क नीचे उतारा हुआ था, तो सर क्या होता है कई बार दम घुटता है कि मैंने कहा 2 मिनट नीचे, वो चलान बचाने का तरीका था, दिल्ली में चलान बहुत महंगा है मास्क का, सर 2000 रुपये का एक चलान है, 2000 रुपये बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। ये कब की बात है सर? ये अभी बात है 4-5 महीने पहले की, 2000 रुपये का चलान है दिल्ली के अंदर। तो मैंने बोला मैं ऐसे बोल दूंगी डांट के, और मैं तो वो है ऐसे करेंगे, मैंने कहा भैया कट क्या चलान, तो बोलते हैं ऐसे करें, पर वो उससे पहले ना, वो ऐसे आने से पहले क्या था, जिस लड़की की शादी थी, नंद लगती है वो मेरी, पहले वो उसके पास गए, मैं गाड़ी में बैठ गई एकदम से, मैंने कहा चलान कटने से बच जाएगा, तो वो खड़ी हुई थी, वो बेचारी गाड़ी में नहीं बैठी, मैंने कहा ये मरवाएगी, इसने भी उतार रखा है मैंने कहा 2000 4000, मैंने कहा इतने का तो पेट्रोल नहीं बन रहा तो उसके पास गए, तो फिर वो मेरे पास आए, कह रहे वो हमने इनसे पूछा आप प्रिया मैम हो क्या, तो फिर मैं गाड़ी से नीचे उतर गई, मैंने कहा ये ना लगे भाई कि बड़े लोग हो गए गाड़ी में बैठे हुए हैं, नीचे उतर गई, तो सर कमांडो लंबे लंबे चौड़ चौड़े सब इंस्पेक्टर थे वो, और वो ड्यूटी लगी हुई होगी, तो उन्होंने पैर छुए, तो मैं कहा यार, कहते मैं हम राजस्थान गए और हम आपकी वीडियो देखते हैं, वहीं से हमने सिलेक्शन किया। और वो सर क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर कमला नगर मार्केट में ड्यूटी थी उनकी, बताओ राजस्थान में पढ़े और दिल्ली में कमला नगर में। और सर सबसे ज्यादा जो फैन है ना मेरा, जिसको बोलते हैं फैन, एक ऐसी होता है जो बिहार वाले हैं ना सर, वो अखंड पागल है मेरे पीछे, तो पता नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान, फिर जो है राजस्थान के बाद में फिर वो पूरा आ जाता है हरियाणा, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, पर अखंड पागल जो है वो बिहार से है। ओके मतलब अखंड पागल से मतलब इसको लोग अलग तरीके से ले सकते हैं, बट आप बताना चाहेंगे अखंड पागल मतलब सर मतलब ये मतलब मैंने देखा है जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं, सबसे ज्यादा जो मेरे पास जनता बिहार से है सर। एक बार पता लगना चाहिए कि मैम आई है, तो सर जैसे मेरे पास फोन आता है ना, बच्चे बोलते हैं गुरुमा प्रणाम, गुरुमा नमस्ते, गुरुमा आप ठीक हो क्या। सर ये नाम मतलब मैंने नहीं दिया अपने आप को, लोग होते ना अपने आप को दे देते हैं, फलाना नाम दे देते हैं, जैसे आपने दबंग मैम बोल दिया ऐसे करके, ये मैंने नाम नहीं दिया, मैं सोचा था मेरा नाम कोई दबंग दुबंग ही पड़ेगा लेकिन गुरु माँ जो नाम है वो लिटरली इतना हो गया है कि एक टाइम पे शायद मुझे गुरु माँ प्रिया मैम लगाना पड़ जाए, इतना फेमस हो गया है सर कि जैसे कई बार शुरुआत होती है गुरु माँ गुड मॉर्निंग, पेड बैच में भी, फ्री बैच में भी गुरु माँ, और जैसे कुछ बोल दे हमारी गुरु माँ को कुछ बोल मत देना, तो ऐसा हो रखा है कि आश्रम बापू के बाद नंबर मेरा ही है दूसरा गुरु माँ राधे मारी ना ऐसे करके गुरु माँ। अरे तो मैम देखो अच्छी बातें तो बहुत है, बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग लाखों करोड़ों लोग हैं जो अच्छी बातें कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट मैम एक बात तो फैक्ट है, एक रियलिटी है कि किसी भी पर्सन के लिए नॉट एवरीवन इज लाइक हैविंग गुड थॉट्स। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, एक एक्सट्रीम हद तक आपको नफरत कर रहा है, आपके काम से नफरत कर रहा है, दुनिया के किसी कोने में वो दुखी आत्मा बैठी होगी, तो ऐसे कुछ वाकये जो आपके साथ हुए होंगे। अरे सर उसमें सबसे ज्यादा हुआ था कि एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, चैप्टर में सारे पढ़ाती हूँ, एक चैप्टर मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो उसके ना सर मिलियन में व्यूज हुए, उसके ना जैसे रात को ऐसे स्क्रॉल करते 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे करके सर वो उस वीडियो की 2500 वॉचिंग थी और 36,000 व्यूज गए थे, और 1-2 महीने बाद वो रात भर में मिलियन जा रही थी, और वो ऐसे नहीं था कोई शॉर्ट वीडियो थी, वो बड़ी वीडियो थी पूरी 2 घंटे की, ठीक है, और वो चली गई सर 12 मिलियन। मैं कहूँ यार इस वीडियो में ऐसा क्या है 12 मिलियन चल गई। अब कोई सोचे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्रजनन तंत्र में क्या होगा, तो सबको लगेगा वल्गरिटी है, भैया कोई पॉर्न वीडियो तो नहीं है, वो पढ़ाने का कोई टॉपिक है जो एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं, ह्यूमन ऑर्गन के बारे में है, और जब भी कभी आपके माँ बाप
जब आप पैदा हुए होंगे तो एक डॉक्टर के पास गए होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए होंगे, वो वही चैप्टर पढ़ते हैं और वहीं से उसके आगे रिसर्च करते हैं। जी तो वही चीजें मैंने बताई कि भाई बच्चा कैसे बनता है, एम्ब्रॉय क्या होता है, कितना टाइम होता है, कौन से हॉर्मोन्स जो होते हैं। उसमें मैंने जनरली ये भी बताया कि हमारे इंडिया में फ्लोपियन ट्यूब्स जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, खराब है, चिपकी हुई है, या उसमें क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जी या मैंने उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया, मैंने उसमें बोला बच्चों आप सभी को कसम है अपनी माँ की, आप अपनी मदर को यूट्रस का इंजेक्शन जरूर लगवाओगे। सर आजकल यूट्रस कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। जी जी तो मैंने कंपल्सन, क्योंकि मेरी मदर को सर सेम चीज हुई थी, तो 25 की एज में यूट्रस निकल गया था। ओके तो उससे क्या होता है सर, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे फीमेल बहुत वीक हो जाती है। और सर आप ना आजकल आसपास के गांव या दूर दूर में देखो, यूट्रस के सबसे ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं इस टाइम। जी जी तो वो बच्चों को बहुत टच कर गई चीजें। फिर मैंने बोला कि ओवरी का कैंसर भी हो रहा है, ओवरी के इंजेक्शन भी लगते हैं, और हर फीमेल को जब बच्चा हो जाए तो ये इंजेक्शन लगवाना जरूरी है, कंपल्शन है। तो कुछ डेली लाइफ बेसिस बताई कि मैंने ये इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। जी जी फिर उसमें नसबंदी वेस्कोटॉमी क्या होता है, ठीक है, ट्यूबोकॉमी क्या होता है, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है सर। तो वो 12 मिलियन थी, और सर अभी क्या, अभी 3-4 दिन पहले वो 1-1 मिलियन और बढ़ के 16 मिलियन हो गई है। जी एंड पूरे यूट्यूब पे उस चैप्टर के 16 मिलियन, मैं कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में किसी के नहीं है सर। हाँ 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 पता नहीं क्या सर, हाँ। क्या उस वीडियो में था, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैंने बहुत जेन्युइन। तो अब सर कुछ लोगों ने क्या किया, उस वीडियो में से क्लिप उठाई और बहुत गंदे थंबनेल सामने लगा दिए। अच्छा सर एक दिन में मैंने 45 चैनल बंद कराए थे। बिकॉज उन्होंने उसको हाँ गलत तरीके से दिखाया। हाँ। और जब मेरी खान सर से बात हुई थी ऐसे जनरली, मैंने कहा सर, जब मैं बिहार गई हुई थी तो मैंने बोला कि, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ था एक बार, ऐसे क्या कह रहे तुमको 45, हमको 250 चैनल बंद करवाने पड़े, और हमने तो एक कॉपीराइट की टीम लगा रखी है कि जो कुछ भी थंबनेल लगा के वीडियो बना देती है। तो हम लोग क्या है कि परेशान है। एक्चुअली मैंने कुछ बोला और उसके आगे का सेंटेंस कुछ और है, और तुमने उसमें से काट के चिपका दिया, तो हम तो गलती साबित हो गए। एक तो होता है कि कोई है ही गलत, एक होता है आप साबित कर रहे हो उसको। आधी अधूरी बात थंबनेल कुछ भी चिपका दिया, कुछ भी थंबनेल। आज भी सर मतलब अभी भी 3 चैनलों को स्ट्राइक दिया है सिर्फ उस एक चैप्टर की वजह से। जी और वो एक चैप्टर जो है वो ज्यादा पढ़ने का कारण क्या है कि 12th एनसीईआरटी की 12th क्लास में वो 18 नंबर का आता है, मेरे हिसाब से 30 से लेके 35 नंबर का, मतलब ज्यादा ही मार्क्स का नीट में आता है वही चैप्टर। और वही चैप्टर राजस्थान के रीट बहुत फेमस है, रीट को बोलते हैं मेला, एक त्योहार बोलते हैं, उसमें बहुत आता है, राजस्थान के एग्जाम में बहुत आता है, बिहार के एग्जाम में बहुत आता है, रेलवे के एग्जाम में बहुत आता है, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत आता है। तो ये देखो ना कि आप एक चैप्टर ऐसा जो सर्टेनली सारी जगह घूम रहा है, तो उसे हर एक कैटेगरी का बच्चा क्लिक कर रहा है। बिल्कुल 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 ठीक है, तो इस वजह से वो 16 मिलियन अपने आप हो गए। और सर वो जो वीडियो है वो पाकिस्तान में भी देखी गई है, बांग्लादेश में भी देखी गई है, और नेपाल में भी देखी गई है, और इंडोनेशिया में देखी गई है, जहाँ स्पेशली हिंदी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं। तो मतलब क्योंकि जो ज्यादा मेडिकल साइंस के बच्चे हैं वो उससे देखेंगे ही देखेंगे, जबकि उसमें बेसिक पढ़ाया था, ऐसा नहीं कि नीट लेवल पढ़ा दिया था, नीट लेवल तो और भी ज्यादा होता है। जी जी तो मुझे भी पता नहीं चला कि ऐसा क्या हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि इस वीडियो की वजह से ही वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, बहुत ज्यादा नाम में आ गई। तो भाई मैंने उसमें कंटेंट ही तो पढ़ाया है, तुम भी जाके पढ़ लो एक बार। बट क्योंकि मैम आपने एज अ लाइक थोड़ा बहुत जो डिटेल स्टडी कहते हैं वो फिजिक्स में किया था, ओके और यहाँ पे बायोलॉजी में फेमस हो गए, तो वो बायोलॉजी में शुरुआत करने का जो डिसीजन था उसका थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, क्यों बायोलॉजी में घुसे आप? सर जैसे मैंने बताया ना 8-9 मंथ में मैं पढ़ा रही थी। तो कोई थी, नाम नहीं लूंगी, ठीक है, नाम तो किसी का लेना ही नहीं है हमें। तो उसने बोला अरे ऐसे बहुत घूमते हैं फिजिक्स पढ़ाते हुए, बायो आती है, छक्के छुड़ा दिया आज उसके भी। अरे बेटा हम बायो पढ़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो। सर बायो क्या है? सर मैं ये कहती हूँ कि किसी भी चीज के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। आज आप देखो, अपने टाइम पे होता था कि डिग्री मैटर करती है, और आज टैलेंट मैटर करता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिग्री कुछ नहीं है सर, बिल्कुल डिग्री कुछ नहीं है। आपको पता है इंडिया में कम से कम मैं मानती हूँ 70% तो फर्जिया डिग्री है, गए भी नहीं है कॉलेज, ऐसी डिग्री है, बीटेक करके बैठे हुए हैं, मेडिकल करके बैठे हुए हैं, एमएससी एमए करके बैठे हुए हैं, जबकि वो आज तक कभी कॉलेज में गए ही नहीं है। जी जी पीएचडी भी करके बैठे हुए हैं फर्जी, डॉक्टर लगा रहे हैं फर्जी, और फर्जी डॉक्टर भी बैठे हैं जो आज तक गए ही नहीं है। तो क्या फायदा है ऐसी डिग्री लेने का? तो फिर मैंने क्या किया सर, मैंने एनसीईआरटी उठाई, ये उठाया वो उठाया, खूब स्टडी किया। और सर मैंने इतना स्टडी किया, मैंने टीजीटी के बच्चों को पढ़ाया, और मेरी स्टूडेंट ने 16वीं रैंक निकाली है बायो में। बेस्ट नोट्स देने, बेस्ट कंटेंट देना, और सबसे खतरनाक जो चीज होती है किसी भी एग्जाम को निकालने, प्रीवियस पैटर्न को बार बार ऑब्जर्व करना। इतना क्वेश्चन मैं बच्चों को कराती हूँ, इतना प्रीवियस पैटर्न ऑब्जर्व करवाती हूँ। सर 16th रैंक निकाली थी, और जिस लड़की ने 16वीं रैंक निकाली थी ना सर, उसके साथ सिचुएशन क्या थी, वो अपना घर छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके आई थी तैयारी करने के लिए जी। तो उसके ससुराल वालों ने बोल दिया आ रही है पार है, अगर सिलेक्शन हुआ तो आ जाइयो, नहीं हुआ तो वहीं रहियो।
तो उसने बोला कि भाई बना दिया आपने उसकी जिंदगी। नहीं, वो पढ़ने में भी अच्छी थी सर, जी देखो जी। उसका भी एफर्ट अच्छा था, वो मार रही थी एफर्ट, लेकिन उसका क्लियर नहीं हो रहा था। तो 16th रैंक आई थी, प्रियंका नाम था। जी जी। तब मैं किसी और इंस्टीट्यूट के साथ में ऐड थी, पर वो लोगों को लगा था मैं ऐड होगी, लेकिन नहीं, मैं ऐड नहीं हुई थी वहां पे। अपने चैनल के साथ में ही मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जिसका नाम था ग्रेड अप। जी जी जी। तो ग्रेड अप में सर एक्चुअली मैं जॉब नहीं करती थी, ना ही मैं उनके साथ कोलैब हुई थी। एक्चुअली मुझे टीजीटी का बैच पढ़ाना था और उन्हें कोई टीजीटी का ऐसा टीचर नहीं मिल रहा था जो फिजिक्स भी पढ़ा। अब क्या है कि टीजीटी पढ़ाते हैं तो फिजिक्स वाला अलग चाहिए, केमिस्ट्री वाला अलग चाहिए और बायो वाला अलग चाहिए। ऐसा कोई टीचर जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ा दे कोई पूरे मार्केट में था ही नहीं। हाँ तो वन ऑफ मी, जो मैं तीनों बिल्कुल सब्जेक्ट पढ़ा देती हूँ बिल्कुल। डीप में, बायो भी और फिजिक्स भी और केमिस्ट्री। ये बड़ी खतरनाक चीज है मैम एक्चुअली। देखिए मतलब आपने पढ़ा था फिजिक्स, हाँ आपने पढ़ा दिया केमिस्ट्री और बायो भी, आपकी कोई इंटेंशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाने में तो नहीं है। सर, उसमें क्या है, ज्यादा 6 महीने 1 साल लगेंगे पढ़ने में। चलो भाई दुकान बंद। क्या नहीं कर सकता बंदा सर, ये बताओ। कुछ भी कर सकते हैं मैम, कुछ नहीं। कुछ भी कुछ सर भी। ये जो दिमाग है ना, मतलब आप इसमें ना, मैंने बायो में एक चीज पढ़ी है, दिमाग, अगले वाले दिमाग में एक लोब होती है, इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। और बड़े बड़े जो मोटिवेटर होते हैं ना, इसी का एग्जांपल देते हैं वो। ठीक है, उनको भी नहीं पता होगा एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, अगले वाले दिमाग में फ्रंटल लोब होती है सर। जैसे अपन लोग क्या होता है, डंबल उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये मेरा इतना हाथ है ना, और मेरा ये ऐसे करते रहूंगी तो अभी शायद क्या पता ये 2.5 किलो का हो। ठीक है, तो लग रहा है मेरे से ज्यादा तगड़ा हाथ है आपका। सर मैं ऐसे करने लग जाऊं रोज, तो मेरी मसल्स जो होगी वो डेवलप हो जाएगी बिल्कुल, रोज। हमारे अगले वाले दिमाग में सेम ऐसे फ्रंटल लोब होती है। आप प्रैक्टिस करो ना जिस चीज की, वो उतनी स्ट्रांग होती रहती है। और सर जो लोग सुबह उठ के जो योग करते हैं या कोई कंसंट्रेशन किसी भी तरह का एक्सरसाइज या योग करते हैं, उससे आपकी फ्रंटल लोब स्ट्रांग होती है। जी 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 ठीक है, बस मेरे से ये एक ही चीज नहीं हो पा रही सर। मेरा ना सर, मैं रात को सोती हूँ 3:30 बजे, 4 बजे या 2:30 बजे। मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ पाती, इसलिए मैं अपने बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मेरी 9 बजे की क्लास है तो मैं 8:30 बजे उठती हूँ और सीधा अपनी क्लास लेती हूँ, कुछ नहीं देखती हूँ। उस क्लास के बाद फिर मेरा घर आता है। तो वो अभी जो सुबह 6 बजे वाली उठने वाली चीज है वो नहीं आ पा रही है। ये मेरी बहुत बड़ी बैड हैबिट है। जिस दिन मैं इस बैड हैबिट को भी ओवरकम कर दिया, सब खत्म है मेरे लिए। उस दिन मैं अपना वेट घटा लूंगी। इस मामले में मैं सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जो है 9 बजे सो के 5 बजे उठ जाता हूँ। तो मैम बहुत ही बढ़िया चीज है ये। सर 9 बजे कैसे सो जाऊंगी मैं? 9 बजे तो मेरी यूट्यूब पे मेन क्लास होती है जो 1 साल से चल रही है और 11:30 बजे खत्म होती है वो रात वो को। दिक्कत वाली बात है बस एक। फिर उसके बाद रात को कंटेंट बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए, देखती हूँ। तो 2:30 बजे से पहले सर मैं सोती ही नहीं हूँ। तो ये बहुत बैड हैबिट है मेरे हिसाब से। मुझे 11:30 बजे तक सो जाना चाहिए। जी जी। लेकिन अभी उसको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा 2:30 से अब थोड़ा थोड़ा 12:30 आया। तो सर सबसे ज्यादा ना बच्चे क्या कहते हैं, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। घंटा कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने वाली चीज है। हाँ हाँ हाँ। सर मैं ये कह रही हूँ, इंस्टा यूट्यूब पे ऐसे करो, टेक मोटिवेशन। अब उस मोटिवेशन के चक्कर में रोज बच्चा 2 घंटे गवा रहा है। हाँ तो गुड हैबिट ले रहा है या बैड हैबिट ले रहा है, ये बता दो। टाइम तो वेस्ट हो रहा है। बैड हैबिट ले रहा बिल्कुल है। है। तो सर मैंने एक चीज मतलब जो अपने आप में की है, वो की है कि अगर आपको वाकई में ही लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मोटिवेशन से ज्यादा आपकी गुड हैबिट्स होनी चाहिए, और वो धीरे धीरे होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब सपोज करो कि क्या कहते हैं, धीरे धीरे होगी। अब सपोज करो अगर मैं सुबह उठने की कोशिश कर रही हूँ तो एकदम से 6 बजे नहीं उठ पाऊंगी। वो पहले रात का टाइम कम करना पड़ेगा, फिर वो सुबह का टाइम जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो जैसे जैसे एक एक हैबिट, अभी जैसे मैंने पूरा साइंस कर लिया, अब मैं पॉलिटी भी पूरा, क्योंकि देखो सर जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, बायो भी क्यों पढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। यूपीएससी की वगैरह तैयारी करते हैं, ये भी वो भी। यूपीएससी के लिए बच्चा मुझे बहुत ज्यादा फॉलो करता है बुक्स वगैरह के लिए। तो इसीलिए तो सारी चीजें जब आपको करनी ही होती है, तो अभी जैसे मैं पॉलिटी में मेरा बहुत इंटरेस्ट आया हुआ है। अभी मैं दिमाग लगा रही हूँ कि हिस्ट्री को बहुत ही हंसी और मजेदार तरीके में कैसे कर मेरा काम चल रहा है उस पर बहुत ज्यादा। बहुत तगड़ी तो चीज है। 6 महीने के अंदर अंदर मैं पूरा हिस्ट्री उतार दूंगी फ्री बच्चों के लिए। ये मोटिवेशन होता है, ये टीचर्स के लिए भी एक मोटिवेशन है कि आप लाइक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही कंसिडर कर रहे हैं और उसको सर इसका इफेक्ट ना मेरी बेटी पे पड़ा है। ऐसा बोलते हैं ना, ये अभिमन्यु जो थे वो पेट में सीख के आए थे चक्रव्यूह को तोड़ना, जी है ना? जी जी। तो मैं पढ़ाती थी 8-9th मंथ में। सर मैंने अपनी बेटी को आज तक स्कूल नहीं भेजा है। वो 2.5 साल की है, उससे सारे अल्फाबेट आते हैं, उसे सारी काउंटिंग आती है, उसे सारे कलर आते हैं, और वो ऑनलाइन सीखी है। उसको घर में किसी ने बोल के नहीं सिखाया, कहते हैं बोल के सिखाना। जी। तो ऑनलाइन एजुकेशन से 2.5 साल का
का बच्चा सीख सकता है सर, ये तो 20-20 30-30 साल के हैं नहीं सही बात है सर। वो सारा जो है वो स्कूल उसने अपना मोबाइल में ही कर लिया। जी 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 जी। बट और वो लिखती भी है, और उसकी एक वीडियो भी 11-12 मिलियन पे वायरल है जिसमें वो लिखने की कोशिश कर रही है उसको। मैं भी लिखूंगी, तो मेरे को तो लगता है कि वो भी शायद इसी फील्ड में जाएगी या कुछ और करेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। और इसी के साथ साथ एक और आपका रील भी देखा था, या एक शॉर्ट वीडियो कह लीजिए, जिसमें आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे और जिसमें आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि जिससे हम बॉयज लोग, जो लौंडे लोग हैं, वो थोड़ा सा लाइक अरे ऐसा तो नहीं है यार। आपने कहा था उसमें कि लड़के बेवफा होते, लड़कियां नहीं होती। हाँ, तो इस स्टेटमेंट पे कुछ आप कहना चाहेंगे? सर इसमें ना ये सारा जो आगे वाला दिमाग है ना, बहुत भयंकर दिमाग है, इसमें बहुत भयंकर भयंकर हार्मोन निकलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी आप एंजॉय कर रहे हो मेरे साथ में, कर रहे हो ना, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं है कि आपको मेरे से प्यार है, नहीं है ना, है ना। तो अभी आप एंजॉय कर रहे हो क्योंकि आपका रिलैक्सेशन हार्मोन निकल रहा है। तो कई बार ना आजकल की जनरेशन क्या करती है ना, जैसे किसी के साथ अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, यार यही तो चाहिए लाइफ में, यही लड़की चाहिए मेरे को। आप उन्हें आराम करो, कोई ये पता नहीं होता तेरा रिलैक्सेशन हार्मोन निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन नहीं निकल रहा है। तो ऑकवर्ड फील हुआ होगा सर आपको। तो एक्चुअल में क्या है सर, जो भी चीजें हमें अच्छी लगती है ना, उसमें रिलैक्सेशन हार्मोन निकलता है। अब सर अगर सपोज करो बच्चा मुझे गंदा बोलना शुरू कर दे और बेइंतहा गंदा बोलना शुरू कर दे, मेरा रिलैक्सेशन हार्मोन नहीं निकलेगा। तो मेरा रिलैक्सेशन हार्मोन निकलता रहता है बच्चों की वजह से, जिससे मुझे ना एक मोटिवेशन मिलता है। ये मोटिवेशन क्या है, रिलैक्सेशन हार्मोन है। आप लाइफ में कामयाब होते रहोगे, रिलैक्सेशन हार्मोन निकलता रहेगा और कामयाब होते रहोगे। और जैसे ही आप नीचे जाते रहोगे ना, तो आप ना सैड महसूस करोगे, रिलैक्सेशन हार्मोन निकल ही रहा। रिलैक्सेशन हार्मोन आपको खुशी पहुंचाता है। जी 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 जी। तो अब ऑक्सीटोसिन का क्या लेना है, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। जी बिल्कुल। और ये ना क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी होता है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो सर यूट्रस ऐसे करके ना कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बच्चा ना बड़ा हरामी होता है, अब वो कहता है यार 8 महीने में इसमें रह लिया, 9 महीने रह लिया, अब तुम कह रहे हो कि बाहर निकल। ठीक है, तो अब क्या करता है दिमाग, क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालता है। सर बच्चा अपने आप नहीं आता, उसको जबरदस्ती निकालना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अब माँ के पेट में सर 9 मंथ तक की जगह होती है, यूट्रस इतना ही बड़ा होता है, वो इतना बड़ा गुब्बारे की तरह फैल जाता है। फिर उसको लगता है 6-7 महीने, तभी बोलते हैं फीमेल को रेस्ट करना चाहिए। फिर वो वापस से यूट्रस अपनी जगह पे आता है। तो बच्चा आता नहीं है, तो जब 9 महीने 8 या 9 महीने पूरे होते हैं, दिमाग निकालता है हार्मोन, और वो क्या करता है, ऐसे करवाता है, ऐसे ना, ये जैसे यूट्रस है तो इसको बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो बच्चा ऊपर नीचे आके बाहर आ जाएगा जी। तो इसे इसलिए बर्थ हार्मोन बोलते हैं। अब लव हार्मोन क्यों है सर, ये किसी को टच करने से आता है जी। तो आप कभी भी देखना सर, बाप की बपता क्यों नहीं है, माँ की ममता क्यों होती है। पापा हाथ फेरे तो फील होता है, लेकिन वो नहीं होता जो मम्मी के हाथ फेरने से फील होता है। कभी भी नोटिस कर लेना, माँ का आंचल सर ऐसे भी चला जाएगा ना यूं करके, तो ऐसे होगा जैसे पता नहीं क्या हो गया। सर वो एक ना बच्चे और माँ के बीच में एक हार्मोन से जुड़ा होता है, ऑक्सीटोसिन। लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं, सेम वही हार्मोन तब जनरेट होता है। तो या तो देखो सर, हम सबसे ज्यादा प्यार पापा से तो करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मम्मी से करते हैं, या फिर उससे करते हैं जिससे शादी होती है हमारी। बिल्कुल, हाँ। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, जब तक 2 लोगों के बीच में ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, तब तक उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा बोलता है कि भाई इंडियन फैमिली में भी बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारी शादी चल जाएगी। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा नहीं भी होगा तब भी शादी चलेगी, होगा तब भी शादी चलेगी। बच्चे होने से थोड़ा रिलेशनशिप में मजबूती आ जाती है, लेकिन जब तक 2 लोगों के बीच में ऑक्सीटोसिन हार्मोन है तब तक। पर मैम इसमें लौंडे बेवफा कैसे? अब सर ऐसा है ना, ये कहा जाता है कि फीमेल जो होती है, देखो ये हार्मोन है ही फीमेल का। हाँ। सबसे पहली बार कहा निकला, फीमेल में निकला जब हाँ। बच्चा पैदा हुआ। हाँ। ये एक्चुअल में है ही फीमेल हार्मोन अगर देखा जाए तो। क्योंकि जो बोलते हैं ना माँ का दूध, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो दूध भी जो नीचे आता है उसमें संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन जो ब्रेस्ट में करता है, वो भी ऑक्सीटोसिन ही करता है। तो क्या है, जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, अजीब लगेगा आपको। गाँव में क्या होता है सर, गाय दूध देती है, तो कई बार क्या होता है, गाय लात मार देती है, दूध नहीं देती। अब गाय में दूध तो बन रहा है, लेकिन वो दूध नहीं देना चाहती, तो उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि संकुचन हो। ओके जी। तो ये एक्चुअल में है ही मादा फीमेल में निकलने वाला एक हार्मोन। अब ये मेल में कम निकलता है जी। अब मेल में कम निकलता है तो मेल आर लेस इमोशनल होते, तो पर लेस इमोशनल होते हैं। फीमेल अगर सर अटैच है किसी से, तो वो मरते दम तक किसी से, देखो अगर फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं निकल रहा, तो वो तो धोखा देगी। लेकिन अगर निकल रहा है सर, भाई जब किसी के लिए फीलिंग है, उसके पास देखो क्या है कि आपके साथ कोई प्यार का नाटक कर रहा है, कोई लड़की प्यार का नाटक कर रही है सपोज करो, तो उसके अंदर सिर्फ रिलैक्सेशन हार्मोन निकल रहा है और कुछ नहीं। और आपको अच्छा फील हो रहा है, उससे अच्छा फील हो रहा है, प्यार व्यार कुछ नहीं है वो। लेकिन अगर उस लड़के के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी।
ठीक है, वो कभी धोखा नहीं देगी, वो रोएगी, मरेगी, मारेगी, पीटेगी, वो रहेगी तुम्हारे साथ ही। ठीक है, तो इसलिए लड़कों में कम निकलता है, लड़के बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते। वो ये ज्यादातर लड़कों के लिए ना, एक गई दूसरी आई तीसरी आई, ये लड़कों के लिए क्यों स्टेटमेंट बोला जाता है। पर हाँ, लड़कों के अंदर अगर ऑक्सीटोसिन किसी के लिए बोला जाता है तो वन मैन वुमेन वो होते हैं फिर। होते हैं मैम, कुछ लोग होते हैं वैसे भी। तो ऑक्सीटोसिन सर जी का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, सर जी का एग्जाम्पल, ही इज वेरी सपोर्टिव। तो मैं मतलब बोलते हैं ना कि माँ बाप मिले भगवान के रूप में, दूसरा रूप मिला पति का, जी तो भाई वो भगवान है मेरे लिए। जी जी जी, नहीं नहीं, बहुत बहुत सही बात है। अरे सर, एक चीज देखो ना कि मतलब मतलब आप देखो ना कि इंडियन फैमिली में हम कितनी टिपिकल फैमिली में रहते हैं, और अगर किसी का पति सपोर्ट ना करे तो कोई फीमेल इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। देखो, अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो झगड़ा होगा, वो अलग रहेंगे। जी 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 जी। झगड़ा है, कुछ हुआ है तो फीमेल कामयाब हुई है, लेकिन वो अलग होके हुई है। लेकिन साथ रह के आप तभी कामयाब हो सकते हो जो वो सपोर्टिव है, वेरी सपोर्टिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ उठा के लेके चलना पूरा। मुखर्जी नगर ये बोलता है कि भैया बंटी एंड बबली कि जहां मिलेंगे साथ मिलेंगे। मतलब क्या, तो सब बोलते हैं कि मतलब अगर जैसे कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है मैं लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ, मैं कराता हूँ। और जैसे मैंने कई बार ऐसे, तो यार कैसे होगा, मैं सर बहुत मतलब मैं बताती हूँ, मैं बहुत बार ऐसे हो जाती हूँ, यार मेरी किस्मत खराब है, नहीं होगा। प्रिया होगा, हो रहा है, सब कुछ अच्छा तो हो रहा है। कई बार मैं रात को सोते हुए ना, रोज का ड्रामा है मेरा, यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे। अरे प्रिया होगा बेटा, सो जा सो जा प्रिया, होगा, अच्छा होगा, सब अच्छा तो चल रहा है ना, सब अच्छा तो चल रहा है ना। तो आज तक इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा तो कोई मोटिव था ही नहीं, वो तो एक वीडियो आई। फिर मैंने बोला यार चैनल वाले तो पता नहीं कितने लोग हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि चैनल चल जाते हैं। तो कहते प्रिया होगा तो टेंशन क्यों ले रही है। तो ही वॉज ऑलवेज पॉजिटिव मोड। अगर वो अपने लिए नेगेटिव है या फिर अपने लिए उदास है तो वो कभी मुझे दिखाया नहीं है, लेकिन मेरे लिए हमेशा होगा, होगा, होगा। बहुत मुश्किल होता है मैम ऐसे पार्टनर्स। और मेरे पापा अगर मेरे को कुछ बोल देना तो बोलते हैं इसको कुछ मत बोलो। तो मेरी तरफ को कोई ऐसे भी कर दे, मर जाएगा, लड़ जाएगा बंदा। आपने कल कौन सी कलर की शर्ट पहनी थी? मैंने नहीं बताना। सर एक्चुअली क्या होता है, लड़कियों का ना हिप्पो कैंपस बड़ा होता है। लड़कियों से आप पूछो 5 दिन पहले भी वो क्या पहन रही थी, वो तुरंत बता देगी। और आपने आज सुबह क्या पहना, शाम को क्या पहना, वो भी बता देगी। लड़कियों का हिप्पो कैंपस बहुत बड़ा होता है। इसलिए एक कारण और है लड़का लड़की के बीच में लड़ाई होने का, लड़कियों को डेट्स याद रहती है, तारीख याद रहती है, समय याद रहता है। और फिर बोलते हैं हाँ शादी के बाद तो तुम तो भूल गए, तुम तो ये हो गए। अरे भैया अगले को याद ही नहीं है, उसका हिप्पो कैंपस ही छोटा है। तो मैम इस फर्क को मिटाया जा सके, ऐसा कोई सोल्यूशन? हिप्पो मेरी बोला बहुत वीडियो भाई, हिप्पो कैंपस में क्या होता है सर, आपकी टोटल मेमोरी रहती है। और आपको देखना लड़कियों को बहुत चीजें याद रहेगी। मतलब आप अगर शादी भी कर लोगे ना तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा आपने फेरे कैसे लिए थे, वरमाला कैसे डाली थी, कौन आया था। भैया उसको पूरे जनता जनार्दन याद रहेगी। लड़कियों को क्या हुआ था, क्या करा था, तुमने माला कैसे डाली थी, तुमने उस टाइम मेरे कान में क्या बोला था। तुमको कुछ याद नहीं होगा दुनियादारी में क्या हो रहा है, लेकिन उसको याद रहेगा। ये हिप्पो कैंपस, ये कमाल की सुपर पावर है जो। तो अगले जन्म में मैं तो बोलती हूँ, अगले जन्म में लड़कों को भाई भगवान से मानना हिप्पो कैंपस बढ़ा दे मेरा। तो कम से कम अब वो देखो क्या होता है सर, आप देख लो किसी की भी नॉर्मल फैमिली के घर में लड़ाई किस बात पे होती है। पापा अखबार पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे होते हैं, मम्मी ने पापा को कुछ सामान लाने के लिए बोल दिया, अब पापा भूल गए। अब है गलती उनकी नहीं है, पापा भूल गए। अब मम्मी बोलेगी हाँ, अब पापा बोलेंगे, मतलब ये हमारे घर में भी होता है, ठीक है। अब वो घर में पापा बोलेंगे कि भाई किसी के पापा कि भाई तू मुझे ना जब चीजें खत्म हो जाया कर तब याद दिलाया कर, टाइम पे याद दिलाती। अब मम्मी बोलती है रोज तो याद दिलाती, तुम्हें याद तो रहता नहीं है। अब बेचारे पापा क्या करें। अब क्या होगा कि इसी बीच में जब लड़ाई और बढ़नी होगी तो मम्मी क्या करेगी, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पीछे की, तुमने तो फलाने के सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी, तुमने तो ये कर दिया। अब पापा को याद ही नहीं वो सीन क्या था। अब वो भाई डिफेंड तो आदमी जब करेगा जब बात याद रहेगी, ठीक है। डिफेंस में है ही कुछ नहीं बेटा। तो इसलिए भाई साहब अपना हिप्पो कैंपस बढ़ा लो ताकि नहीं, पर ये महिलाओं को भी संदेश दीजिए कि इसमें पुरुषों की कोई गलती नहीं है, वो बायोलॉजिकल हाँ हिप्पो कैंपस जो होता है छोटा तो होता वो है, चीज है, थोड़ा माफ कर दिया कीजिए, नजरअंदाज कर दिया कीजिए। नजरअंदाज कर दीजिए भाई। जी जी जी। एक और सवाल है मैम, जो कि आपके क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, बट आप थोड़ा सा उसको टाल देते हैं या फिर ऐसे ही एक शेर व शायरी में आप उड़ा देते हैं। वो ये है, लौंडे कहते हैं मैम ब्रेकअप हो गया मेरा। ये मेरे को बहुत पता नहीं क्यों आता है ये। जी मेरा मतलब ना मैम ब्रेकअप हो गया, और मैम पता नहीं, मैं तो अच्छा था मैम, पर वो उसको पता नहीं क्या हो गया, बट वो रेंज के बाहर चली गई मैम, वो मतलब कोई दिक्कत हो रही है। सर मेरा ना एक मीम ऑल ओवर इंडिया वायरल हुआ था इसी चीज के ऊपर। और मेरी एक कजन सिस्टर है, पुणे में काम करती है, तो उसकी दोस्त काम कर रही थी ऐसे ही, तो वो बोलती है देख 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 क्या बोल रही है ये, क्या लड़की है। तो देखती है, कह रहा मेरी बहन है ये।
उसे फोन किया, कह रहे तेरी वीडियो वायरल हो रही है। मैं सोचा पता नहीं कौन सी वायरल होगी भाई, क्या बोल दिया मैंने। तो उसने भेजा, मैंने कहा यार सही है। तो उसमें सर क्या था, एक बच्चे ने बोला मैडम मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे छोड़ के चली गई। तो मैंने बोला कि एक बच्चा है जो कह रहा है मैडम मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। मैंने कहा क्या खाक देखेगी? मैंने कहा पढ़ ले। हाँ। कुछ ऐसे करके कहा था, उस टाइम का फील था। तो मैं ज्यादा बच्चों को कहती हूँ, मैंने एक क्या 10 जाएगी भैया तेरी, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो तेरी 10 जाएगी। तो कुछ ऐसा था कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो क्या खाक देखेगी मतलब वो तो गई। हाँ वो फेमस हुआ था वहां से सर, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, क्या खाक देखेगी, वो तो गई बेटा, गई गई। तो उसमें फिर वो वहां पे राहुल गांधी और डालते वाह खत्म खत्म, मजा आया। हाँ, तो वहां पे वो ना वो उस तरह से वायरल किया गया था, इसकी कोई हद नहीं। बट मैं कोई अगर सजेशन देना हो यार कि मतलब, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लौंडा लपाड़ी, बट लड़कियों का भी कई बार ब्रेकअप हो जाता है तो वो हैंडल नहीं कर सर पाते। एक्चुअल में क्या है कि मैं जो अभी मेन जो चीजें मतलब क्यों मेरे को बहुत ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, क्यों मेरी व्यूज या वीडियोस इतनी वायरल होती है, थोड़ी सी मैं बायोलॉजिकल को रियल चीजों से जोड़ के बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और रियल बताती हूँ सर, अगर माँ बाप बात नहीं कर रहे तो हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? जी। फिर बच्चे अगर हम नहीं करेंगे सर, वो कोई ना कोई लोगों को ढूंढेंगे और हो सकता है वो गलत मिल जाए। जी। आजकल का सर माहौल बहुत अलग टाइप का है, क्योंकि आप किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते। तो इसमें क्या है सर, अभी क्या हो रहा है कि हम ना बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हैं कोरोना के बाद में। कुछ है नहीं करने को लाइफ में, और इकोनॉमिकली बहुत सारे क्राइसिस हर जगह हर कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ बच्चों की लाइफ में हो नहीं रहा, तो अब वो क्या करते हैं, किसी से भी अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो उनका क्या ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। तो उनको जब अच्छा लगता है सोचते हैं कि भाई यही लाइफ है। उनको प्यार और अट्रैक्शन के बीच में फर्क नजर नहीं आ रहा है। जरा समझा दीजिए वो चीज क्या है। सर वो देखिए क्या होता है, अगर आपको कभी भी कोई लाइफ पार्टनर चूज करना है ना, तो आपको सबसे पहले पैसा नहीं देखना है, शक्ल नहीं देखनी है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसकी हैबिट देखो, और ये हैबिट में ये देखो कि क्या आप उसको निभा पाओगे। अब मैं नहीं कहते कि हैबिट अच्छी ही होनी चाहिए, बुरी भी हो सकती है, वो तो सामने वाला है। अब सपोज करो किसी को स्मोक करने की आदत है, ठीक है, अब क्या तुम उसको झेल सकती हो? क्योंकि अगले की आदत तो पता नहीं छूटेगी या नहीं छूटेगी। अब सपोज करो तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया, तुम झेल पा नहीं रहे हो, फिर रोज झगड़े हो रहे हैं तुम्हारे। तो भाई अगर जो तुम्हारा पार्टनर है अगर वो स्मोक कर रहा है, तो अब अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती हो, सारी चीजों को, उसकी अच्छी या बुरी चीज को एक्सेप्ट कर सकती हो, देन ही आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए किसी के साथ भी। क्योंकि वो आदतें जो बुरी होती है वो बहुत जल्दी नहीं छूटती बिल्कुल किसी को। क्योंकि देखो अभी क्या है, आईटी कंपनीज है या कुछ है, बहुत सारे लोग अभी हमारे यहाँ पे अल्कोहलिक, यानी अल्कोहल का बहुत ज्यादा तगड़ा ट्रेंड है सर। कोरोना के टाइम पे क्या लाइन थी देखो पे, तो आप वो समझ सकते हो सर, है ना। और एक दादी का भी आया था कि दवाई है ये, तो ऐसे करके। तो सर एक्चुअली में क्या है, तो जैसे कुछ लोग होते हैं अल्कोहल पीते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ होते हैं जिनको नॉन वेजिटेरियन खाने से भी फर्क पड़ जाता है। कुछ एगिटेरियन होते हैं। तो एगिटेरियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, स्मोकिंग, शराब, ज़्यादा रात तक घूमना, ज़्यादा किसी से बात करना। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है किसी फीमेल फ्रेंड से बात कर लिया तो भी चिढ़ मच जाती है, कि कोई कोई चिल होता है। तो उसकी जितनी भी अच्छी है बुरी आदतें हैं, तो उसमें आप ये देखो कि आप कितना साथ रह पाओगे। फिर दूसरी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए आप किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हो। जी सर किसी किसी की फैमिली ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अपने हिसाब से चलाती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि बंद के रहो, पर आप ये देखो कि आपके माँ बाप उस चीज़ में ढल पा रहे कि नहीं, कि सर पाल पोस कर तो उन्होंने ही बड़ा किया है। एग्जैक्टली। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने आप ही ऐसे ही पैदा हो गए, कि हमें पता है रात रात को जाग के कैसे कैसे करके बच्चा पालना पड़ता है और कैसे अपने काम को भी संभालना पड़ता है। तो वो भी मैनेज करके देखो कि भाई मैं अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जा पाऊंगी। भैया जब तुमको पता था कि तुम पिताजी के खिलाफ नहीं जा पाओगे, तो तुम फालतू के पचड़े में पड़ते क्यों? जी नहीं, लास्ट में ये बोल दो मेरे पिताजी तैयार नहीं हो पाएंगे। लड़का भी सर लास्ट में ये बोल दे मेरे पिताजी तैयार नहीं हो पाएंगे। अरे तुम यार तुम ये फिर चलाते क्यों जब तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें बेल्टों से पीटेंगे और तुम्हें काटेंगे? करते क्यों तुम ऐसी हरकतें? तो पहले वो दिमाग में रखना है। वो दिमाग में रखो, क्या तो करनी ही नहीं है। जब तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली कैसी है, तुम्हें अरेंज मैरिज करनी है, तुम किसी का दिल क्यों दुखा रहे हो? फ्रेंडली रहो, क्या दिक्कत है? जी जी और जब तुम्हें पता है, वैसे तो देखो फैमिली तो किसी की भी ओपन माइंडेड नहीं होती, सबको जबरदस्ती ही मनाना पड़ता है। लेकिन ये जो एक डायलॉग हमारे इंडिया में सेट हो चुका है ना, मेरे पापा नहीं मानेंगे, तो भैया पहले ही तुम अपने पापा को ही मना लो, उसके बाद ही करना है सारे के सारे। बराबर है। उसके बाद क्या होता है सर, वो सारी एनर्जी ना झगड़ा, मनाना, सनाना, इन सब में लग जाती है। एक एनर्जी जो अच्छे काम में लग सकती है, डेवलपमेंट में लग सकती है, वो लग रही है वेस्टेज में। इसलिए हमारा इंडिया जो है ना, वो प्यार मोहब्बत में डूब रहा है।
कोई पानी में डूबता है, हमारा इंडिया पार क्या कहते हैं, प्यार मोहब्बत में डूब रहा है। हाँ, दुनिया में इतना पानी है पर डूबना तुमको डूबना प्यार प्यार में एक मैम का डायलॉग है, हाँ डूबना। ये आशु सर के यहाँ पे एक जी, मैम है, हाँ उज्ज्वला मैम उज्ज्वला मैम है कि हाँ दुनिया में 70% पानी है, फिर भी लोगों को प्यार में डूबना है। हाँ, तो ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली एक बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस जो है वो दिया है मैम ने कि यार थोड़ा दूर की सोचो। सर देखिए लंबी फॉरेन सोचो। कंट्रीज डेवलप है, तो फॉरेन कंट्रीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, अरे कपड़े देखो, अरे भैया बात कपड़ों की नहीं है और बात अभी डेवलपमेंट की हो रही है। कपड़े तो हर कल्चर के अलग अलग होते हैं। किसी को सूट, मैं सूट भी पहनती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, जहां मुझे लगता है जो चीजें पहननी चाहिए मैं वहां पहनती हूँ। ठीक है, वो लड़के शॉर्ट्स भी पहनते हैं, लड़के टी शर्ट भी पहनते हैं, लड़के खाली बनियान में भी घूमते हैं। तो वो आप ये मत देखो कि आप कपड़ों से किसी का डेवलपमेंट देख रहे हो, किसी कंट्री का, आप ये देखो डेवलप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये फालतू के पचड़ों में पड़ती नहीं है, इतना टाइम नहीं है। जी 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 जी। ठीक है, अब वो कई बार लोग कह देते हैं अरे वहां तो डिवोर्स ज्यादा हो रहा है। अरे भैया उनका कल्चर अलग है, उनकी लाइफ अलग है, हमारा कल्चर 100 साल बाद भी नहीं बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारा ब्लड वही है, हमारे संस्कार वही है, जीन तो वही जाते रहेंगे। अब जीन तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फॉरेन कंट्री वाले फिर माँ बाप भी हमारे यहाँ के नहीं होंगे, जीन बदल जाएगी तो जीन हमारी वही है, तो वो चीजें रहेगी। भले ही हम, अगर हमारा कल्चर बदल रहा है तो हम अपने कपड़े बदल रहे हैं खाली, जी। तो जीन तो वही है ना, रहेंगे तो वही वही 2 रुपए बचाना, 1 रुपए बचाना, बच्चों के लिए सेविंग करना, फ्यूचर सोचना है वही। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं। मैम अभी इतनी जो बातें हुई है उसमें मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है, ये जो टाइम अभी तक गया है, इट वाज लाइक मैं अपनी जो थाली ऐसी खाली थाली लेके बैठ जाता हूँ यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, और मैं बोलता हूँ सामने वाले को भाई आने दे डालो, और आज आपने थाली मेरी इतनी भर दी है कि कुछ तो मैं घर में भी पार्सल करके लेके जाने वाला हूँ। इतनी भर दी। देखो सर मेरे को ऐसा लगता है कि जिस फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके अंदर सर मैं ये कहती हूँ ना, क्राइसिस भी आ जाए, आपके ऊपर करोड़ों का कर्जा भी हो जाए ना, तो भी आप निकल जाओगे, सुसाइड नहीं करोगे। एग्जैक्टली और ये एक्चुअली सुसाइडल थॉट्स का एक सॉल्यूशन है, फैमिली शेयरिंग द थिंग्स। लोग कहते हैं यार मैं अपने माँ बाप के साथ ये चीज कैसे शेयर करूं, एक्चुअल में करनी चाहिए। आप बनाओ ना, मैंने तो अपने माँ बाप को ऐसा बनाया है। हाँ। कंजर्वेटिव तो सबके होते हैं, मम्मी ऐसे, लेकिन मैं एक एक चीज शेयर करती थी, वो शेयर करते करते उनको ये हो गया कि बच्चा हमसे शेयर करेगा, पापा से शेयर करना, पापा के अपने अलग ही थॉट रहते हैं, ठीक है, मम्मी के अलग ही थॉट रहते हैं, लेकिन शेयर करना, या वो प्यार उनके बीच में देखा है, एक अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में देखी है, पापा का केयरिंग करना मम्मी के लिए देखा है, तो वही एक्सपेक्टेशन रखी है, वैसे ही लाइफ पार्टनर सोचा था कि पापा जैसा ही मिले तो अच्छा है। ठीक है, तो ये मतलब ये देखा है, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि फैमिली में प्यार रहना चाहिए जबरदस्त तरीके का। उसके बाद साला करोड़ों का कर्जा हो जाएगा, उतार लेंगे। बिल्कुल, करोड़ों की आपने बात की है। एक लास्ट में रैपिड फायर में आपके सामने रखना चाहूंगा। अब देखिए थोड़ा सा लाइक अटपटा सा रैपिड फायर है, एक का ही चुनाव करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक का ही चुनाव आपको करना है। करोड़ों की बात की ना, ठीक है अभी करोड़ों को ही रखते हैं। एक साइड में आपका यूट्यूब चैनल जो बड़ा पसंद किया जाता है स्टूडेंट्स द्वारा, कि 5 लाख होने वाले हैं, एक तरफ यूट्यूब चैनल है और एक तरफ है, कितना रखूं मैं, 100 करोड़ रखते हैं, एक तरफ है 100 करोड़। आप दोनों में से किसका चुनाव करेंगे? 100 करोड़ 100 करोड़, ये तो बिना गिविंग अ थॉट टू इट सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें, कुछ भी आ जाएगा, उस पढ़ाने का काम है। देखो मेरा दिमाग तो कोई नहीं लेना है ना, यूट्यूब चैनल ही तो ले रहा है कोई। 100 करोड़ में बहुत कुछ हो जाता है। क्या 100 करोड़ में से सर मेरे से कई गुना ज्यादा टीचर आ जाएंगे पढ़ाने के लिए मेरे बच्चों को, सबको ले डालेंगे। ठीक है, मतलब आप इससे भी जो करोड़ों की कंपनी होती है वो तो खरीदती है, हम सबको ले लेंगे और मेरे से भी जो बेहतरीन टीचर है वो पढ़ाएंगे, मेरे को पढ़ाने की फिर क्या जरूरत है। 100 करोड़ में वो हो सकता है जो मैं अकेली नहीं करता। और बड़ी कम्युनिटी आप बनाओगे 1900 करोड़ से। आए तो भगवान दुआ तो करे। देखिए इसमें भी सोच जो है वो आप ही लोगों की है यहाँ पे मैम के दिमाग में। आज का तो मुझे ऐसा लगा है कि मैंने तो बोलने ही नहीं दिया। हाँ वो भी एक था। ज्यादातर पॉडकास्ट में होता है कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, गेस्ट कम, लेकिन आज मुझे सच में अच्छा लगा, मैं कम बोला। नहीं ऐसे लगा नौकरी तो नहीं छीन ली। नहीं मैंने बोला है सर को, मैंने कहा अगर दिल्ली में किसी का इंटरव्यू लेना हो तो टेंशन मत लेना, मैं ले लूंगी। अरे मैम को एक कॉल गया, गेस्ट वहां पहुंच गए, मैम आप शूट कर सपोज करो दिल्ली वाला बेंगलोर नहीं आ रहा, बेंगलोर वाला दिल्ली नहीं जा रहा, दिल्ली वाले कब काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीजें, माइक जो कैमरा लाइटिंग यूज कर रहे हैं, भिजवा देना सर। ऐसा अरे खरीदूंगी नहीं मैं, बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करती हूँ, पैसा खर्च नहीं करती सर। जी नहीं मैं भिजवा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सच बता रहा हूँ मैम, बहुत मजा आया, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और सर ये लेकिन ये वीडियो को जो लाइक शेयर करेंगे तभी तो मजा आएगा। अरे मैम वही तुम बताने वाला था कि इतनी सारी चीजें जनता तक हमने मिलके पहुंचाई है, आपकी जो लाइफ लेसन है, मैं कहता हूँ कच्चा चिट्ठा पूरा खोल के आपने रख दिया, वो ऑडियंस तक हमने पहुंचाया। तो यार कुछ तो चार्ज बनता है इस वीडियो का, नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी पैसा, चार्ज ये मैं आपको दूं पैसे, आप मुझे दोगे। चार्ज बनता है ऑडियंस की तरफ से मैम, चार्ज ऑडियंस की तरफ से बनता है, वो ये सोचा यार पैसे कमाने का टाइम आ गया। नहीं
पैसे कमाना नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो छोड़ना भी नहीं चाहिए, एक रहना चाहिए दिमाग सर में। मैंने ना मतलब ये पता है क्या सोचा, मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला, सर मैं आपको एक किस्सा और सुना देती हूँ जी इसमें। जी। सर मैंने जब पहली बार कमाया था तो ऐसे ही मेरे को अपने टीचर से 1,000 रुपये मिले थे, फिर ऐसे ट्यूशन फीस मिलती रहती थी 1,000 2,000 1,000 3,000, तो वो इकट्ठा नहीं आता था, पता नहीं चलता था। तो सर जब मैंने कोचिंग्स में पढ़ाना शुरू किया गवर्नमेंट कोचिंग्स में, तो सबसे पहले जो मेरी सैलरी है वो 60,000 रुपये आई, और वो 60,000 रुपये मेरे से गिने नहीं गए। ठीक है, मैंने बोला सुमित को फोन कर, सुमित जल्दी आना एक बार, जरूरी काम है। सुमित कह भाई पता नहीं क्या हो गया, मैं क्या 60,000 रुपये गिने नहीं जा रहे, गिनियो एक बार। तो वो कहता है कि यार ये बंदी आज यहाँ पहुंच गई जिससे 60,000 रुपये नहीं गिने जा रहे थे। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा सुमित लाख रुपए कमा लिए, अब करोड़ कमा ले, ऐसे करके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रीडी हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है यार, जब तक आपके पास टाइम है, एनर्जी है, जब तक और ज्यादा बुढ़ापा नहीं आता। जी क्योंकि सर जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे एनर्जी घटती है इंसान बिल्कुल की। बिल्कुल वो बिल्कुल। एनर्जी कितना एनर्जेटिक रहे, लेकिन इंसान शरीर ढलेगा, थोड़ा वर्कलोड वो ज्यादा नहीं ले पाएगा। तो जब जी। तक है जब तक करो। मेरे को यह है कि 60 साल तक कमाना है। तो वही एनर्जी हमारे अंदर भी बनी रहे, जो एनर्जेटिक की आपने बात की, तो और वो मोटिवेशन बना रहे। इसलिए जो चार्जेस की मैं बात कर रहा था मैम, हाँ। वो यही है कि यार लाइक कर दो इस पॉडकास्ट को, जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड मैम कह भी दीजिए आप सर देखो सब्सक्राइब कर दीजिए। सर मेरे को देख के लाइक नहीं करेंगे? हाँ देखो, लड़की वीडियो में और लाइक ना हो भैया, ऐसे हो नहीं सकता। लड़के यही तो कहते हैं, ये लड़कियां ऐसे ही आ जाती है, दो इधर ढूंढ के मटकाती है, और इनके बोलते हैं इंस्टाग्राम पे एक बार ऐसे मटकाती है, एक बार ऐसे मटकाती है, इनके मिलियन पे लाइक है। कल से हम भी यही करेंगे। तो मतलब- कच्चा बादाम कच्चा बादाम। कच्चा बादाम बहुत फेमस हुआ था, तो आपने देखा था। तो अब भाई देखो, लड़की है वीडियो में तो लाइक तो बनता है। जी जी जी। लड़कों से ज्यादा लाइक आनी चाहिए जितने लड़के यहाँ पे वीडियो बनाने गए। आशु सर गए हैं, और हमारे क्या कहते हैं अभी A2 मोटिवेशन वाले सर गए हैं, और एक हमारे गुरुजी कौन थे सर? अमरेश सर जी। अमरेश सर जी गए हैं। तो ऐसे काफी गए हैं, काफी को लेके भी आएंगे, 3-4 को तो मैं ही खींच के भेज दूंगा, भागो मैं यहाँ से। तो ये मतलब कैसा, मतलब आप मैम बोल लेती हूँ, मुझे सब, मैं इतना थोड़ा सा लाइक मैं इतना ओपन रहता हूँ, आज थोड़ा सा ऐसे सिमटा सिमटा सा नजर आ रहा हूँ, मुझे बोलने का चांस नहीं मिल रहा, लेकिन मजा आया, बहुत मजा आया। आपको भी सेम मजा आया होगा, तो ये मजा आप जनता को दीजिए। वो मीम देखा है ना आपने? ये मजा मैं जनता को देना चाहता हूँ। तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक मेरे कीजिए। मम्मी पापा के पास ये पहुंच गए ना, उसके बाद जो मेरी बिठा के अच्छा सर, वो कहते हैं वो भाई साहब कुछ भी कह लो, लेकिन घर में जो सुननी पड़ेगी ना बिठा के, मम्मी अच्छा ठीक है। कुछ गलत बोल दिया ना इधर उधर, अच्छा ठीक है मम्मी वहीं से। पर अच्छा एक चीज में बताया, जब मेरी वीडियोस वायरल होनी शुरू हुई थी ना सर, तो वो अब वायरल हो गई, मम्मी के पास पहुंच गई। मम्मी चैनल पे खोल के देखती थी, अच्छा अब मम्मी रोज फोन करती थी, ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मैंने बोला ऐसा है, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ, हाँ। और मैंने कहा अब तुम कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं यूट्यूब हटा दूंगी तुम्हारे फोन से। अनसब्सक्राइब कर दो। हाँ तो अभी ये तो बहुत सारी चीजें जानने वाली है, और मैम आप थोड़ी सी तैयार हो जाइए अभी, जो भी रिस्पॉन्स आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बातें यहाँ पे शेयर हुई है बड़ी जेन्युइन, और एक गिविंग एटीट्यूड हम बोलते हैं ना, वो आपको मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दिया कि सोसाइटी को गिव बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो आप कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कम्युनिटी को, और 100 करोड़ लेके भी आप बड़ी कम्युनिटी और करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी एक गिविंग एटीट्यूड दिख रहा है, एंड सच में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं एंड स्टेटमेंट बहुत बार बोल रहा हूँ और वही है कि यार शेयर कर दीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट मैम। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा, जितना भी बड़ा थैंक यू एग्जिस्ट करता है, वो मैं आपको देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आए, आपने समय लिया, और मैम ने ले भी लिया। इतना स्पोर्टिंग गेस्ट मैंने आज तक अपने पॉडकास्ट के करियर में नहीं देखा है। अरे मेरे को ये बताना बस, लास्ट इसके बाद लास्ट कर देगी, लास्ट आपके पास लास्ट टू लास्ट है। मैंने आपको रात को कितने बजे मेल का रिप्लाई किया था? मेरे हिसाब से 11:30 बज रहे थे, शायद 11 साढ़े 11 बज रहे थे जब इन्होंने मुझे मेल किया। उस टाइम मैं मेल खोल के बैठी हुई थी, क्योंकि मैं सबके मेल का रिप्लाई देती हूँ। तो मैंने तुरंत रिप्लाई दी, और मैंने नंबर दिया कि मुझे सबसे पहले व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा आते हैं तो पता नहीं चलता किसका है। तो मतलब ऐसा है कि जब भी आपके पास कुछ आए ना, आप स्वीकार कर लो, उसके बाद में देखा जाएगा, अच्छा है बुरा है वो बाद में डिसाइड कर लेना, बट ले लो, अपॉर्चुनिटी है भाई, ले लो, बाद में देखा जाएगा। आपने ले तो ली, लेकिन आपको ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? आपका मजा आ एक्सपीरियंस? गया सर। अब तो हो सकता है मैं अपना ही ब्रॉडकास्टिंग कंपनी खोल दूं। मैम अब कहाँ घुसेंगे मैम? अब कहाँ कौन सी फील्ड नहीं छोड़ेंगे? बस पता आपने किताबें लिख लिया, आपने साइंस लिख लिया, अभी आप हिस्ट्री में जा रहे हैं, अभी आप पॉडकास्ट में आ रहे हैं। अभी मैं बहुत करंट अफेयर के ऊपर कुछ, या कुछ जेन्युइन जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर वीडियोस भी बना रही जी, हूं। कुछ मत छोड़िए मैम, आप कुछ भी मत छोड़िए, और सब कीजिए। एक तरीके से फायदा ही हो रहा है कम्युनिटी का, अच्छी बात है। एंड ऑब्वियसली लाइक एक सपोर्ट जो है वो मैम की तरफ से मिल रहा है। एंड थैंक्स अ लॉट मैम अगेन
फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट। बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया बट मजा आया, थैंक यू। अब मैं बंद कर दूंगी। मैम नहीं रुक रही है तो मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।